पाथ आप लाइफ के ऐसे चूज़ करते हो जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि ये कहाँ से आया, क्या चेंज किया और कहाँ जाएगा। वो एक वन स्टोरी है मेरे लिए जो मुझे शेयर करनी है, और मैंने इससे पहले कभी इसका कोई जिक्र नहीं किया। अब तो सब शांत हो गया, सब चले गए, रिश्तेदार चले गए, ये हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो आई सेड अब तो लाइफ जीनी है ना विद योर पार्टनर, लाइक दैट्स द रीजन यू गॉट मैरिड। सो शी सेड वो तो बोरिंग है। कोई तो ऑडिशन आया था जिसमें कि मुझे लकीली वो एड में म्यूजिक एंड एक्टिंग दोनों करने को मिल गया। आई थिंक उनकी यही रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए जो गा सकता हो या बजा सकता हो। एंड लकीली जब मैं वहाँ गया तो मैंने बोला मैं कंपोज भी करता हूँ। एंड ऐसा अक्सर होता है कि मेरी और सारी चीज़ें भी यूटिलाइज हो जाती हैं। जैसे कि स्कूल में आपको डाल दिया, फिर आपको पता है कि 12th के बाद आप निकलोगे, फिर आपको पता है कि आप कॉलेज जाओगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, किसी ने आपको स्क्रिप्ट दी नहीं है। लोगों को पसंद आने लग गया वो काम, उनको मेरी अप्रोच पसंद आने लग गई। मुझे भी ऐसा इम्प्रेस हो गया, मैं यार ये तो बढ़िया है। मतलब मैं कॉलेज के साथ साथ फिल्म मेकिंग के साथ साथ पैसे भी कमा रहा हूँ। और मल्टीपल टाइम्स ऐसे हिंट्स ब्राइट देती थी, मतलब किसी ने कोई लाइन नहीं क्रॉस किया, बट मुझे वो फीलिंग आना भी बहुत अच्छी बात नहीं लगती। मुझे लगता था कि आप रेडी नहीं हो, आप मेंटली फिट नहीं हो इस काम के लिए जिसमें आप घुस गए हो। हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू दिस एपिसोड ऑफ वन स्टोरी विद अक्ता पवान। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, वेरी वेरी स्पेशल पर्सन टू मी, स्पेसिफिकली रोहित श्रीवास्तव। ही इज़ अ फिल्म मेकर, he is a music composer and a photographer and many other things. He dances really well. He is an amazing motivator. And I think कुछ लोग होते हैं आपकी जर्नी से जब वो जुड़ जाते हैं तो बहुत ही I don't know how to put it in words, but आपकी जर्नीज इंटरमिंगल भी होती हैं, पैरेलली भी चलती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। एंड हम दोनों के साथ शायद ये हुआ फर्स्ट डे ऑफ मास्टर्स NID में जब हम मिले, उसी दिन से, या मतलब व्हाटएवर आई एम सेइंग उसी दिन से, बट कुछ दिनों बाद से वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। एंड आई थिंक वो कांस्टेंट जो एक दूसरे की जर्नी में रहा है वो हम दोनों रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई लाइफ्स बिगेस्ट प्रिविलेजेस टू ऑब्जर्व हिम ग्रो, to see him become the person, the filmmaker that he's becoming. And I say becoming because अभी तो बहुत बहुत दूर हम दोनों को जाना है, but I think it is I am very privileged honestly to see him, to see his journey that close. And I think रोहित के बारे में यही बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इसने बहुत सारा बदलाव लाया है। तो आज मैं सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि रोहित की वन स्टोरी क्या है, ऐसी कौन सी कहानी है जो इसकी ज़िंदगी में ऐसा सैलाब ले आई या ऐसा बदलाव ले आई कि इसके बाद इसकी ज़िंदगी उसके पहले और उसके बाद हो गई। राइट रोहित? एंड उस टाइम पे भी और उस टाइम पे भी। सो रोहित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई थिंक एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि रोहित इज़ लिटरली द रीज़न वाई वन स्टोरी एग्जिस्ट टुडे, बट समथिंग मोर ऑन दैट सम अदर डे। आज नहीं बताऊँगी उस चीज़ के बारे में, बट थैंक यू सो मच रोहित। सेकंड स्टोरी वो आज की सेकंड स्टोरी होगी, बट मेरी लाइफ की वो एक वन स्टोरी है। बट थैंक यू सो मच रोहित फॉर कमिंग। एंड आई थिंक एक छोटा सा रिचुअल जो हमने इजाद किया था वो है कि हम चीयर्स करके आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो रोहित, What is your one story? क्या है वो वन स्टोरी जो आज बताने वाले हो? आई थिंक पूरी लाइफ मेरी फुल ऑफ स्टोरीज है। एंड आई थिंक तभी मैं इस एज इन फील्ड में हूँ जहाँ पे इट्स द फील्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग, नरेशंस, कैमरा, लाइट्स, परफॉर्मेंस, तो पूरी लाइफ स्टोरी है। बट आई थिंक वो सारी स्टोरीज़ कहीं ना कहीं मेरी जर्नी का पार्ट है। एंड सारी स्टोरीज़ से मैं बहुत फेमिलियर हूँ, और शायद मुझे पता भी था और आगे भी मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी और मैं उनके लिए रेडी हूँ। आई फील कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं, कुछ पाथ आप लाइफ के ऐसे चूज़ करते हो जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि ये कहाँ से आया, क्या चेंज किया और कहाँ जाएगा। आई थिंक वो एक वन स्टोरी है मेरे लिए जो आई थिंक मुझे शेयर करनी है, और मैंने इससे पहले कभी आई थिंक इसका कोई जिक्र नहीं किया, किसी को कुछ नहीं आइडिया है। अब पता सबको होगा बिकॉज वो मेरा एक टाइम पे करियर पाथ था, तो आउटर सब जानते हैं बट कोई नहीं जानता। सो मैं पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ। मुझे जब से पता है मैं तब से म्यूज़िक, डांस, फिल्म, कैमरा, सिमिलर सब कुछ यही कर रहा हूँ, और यही करते करते बड़ा हुआ हूँ। स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की, यही किया है, यही लाइफ है, और यही करते करते एक ही गोल था कि बस इसी के अराउंड अपना वर्ल्ड बनाऊँगा और खूब इन्जॉय करना है लाइफ। एंड करते करते मैं NID आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। एंड उस ड्यूरेशन में एक जिस तरीके का एक इंडिपेंडेंट कल्चर है हमारा
कि हम फिल्म बैकग्राउंड से हैं नहीं, ना ही पेरेंट्स मेरे सब डॉक्टर फैमिली से हैं, तो आपको ये टाइम के बाद पता चल जाता है कि आप जो भी कुछ क्रिएट करना अब आपको अपने लेवल पे करना है, आपको कोई बैकिंग नहीं मिलने वाली। सपोर्ट बहुत है, एक्सट्रीम सपोर्ट, बट कोई ऐसी आपको फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिलेगी अपने काम के लिए, या फिर आपको ऐसी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, आप किसी को जानते नहीं हो इंडस्ट्री में, तो आपको जो कुछ फिगर आउट करना खुद करना। आई थिंक सब ऐसे ही करते हैं। सो उसी पाथ में मुझे एक टाइम पे पता चल गया था कि अपने एल्बम्स बनाने के लिए, अपने म्यूज़िक वीडियोस बनाने के लिए और अपना कोई भी सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे फंडिंग या फिर एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा खुद से तो नहीं हो पाएगा एक टाइम के बाद। और ऐसे ही एक जर्नी में मैं एक NID के ही बीच में हम सारे क्रिएटिव्स के हम लोग को एक कोई तो ऑडिशन आया था जिसमें कि मुझे लकीली वो एड में म्यूजिक एंड एक्टिंग दोनों करने को मिल गया। आई थिंक उनकी यही रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए जो गा सकता हो या बजा सकता हो। एंड लकीली जब मैं वहाँ गया तो मैंने बोला मैं कंपोज भी करता हूँ, एंड ऐसा अक्सर होता है कि मेरे और सारी चीज़ें भी यूटिलाइज हो जाती हैं। एंड वो वोडाफोन का ऐड था, एंड मस्त हम लोग ने सब किया। एंड उसी ऐड में किसी को ये भी पता चल गया कि मैं फिल्म मेकर भी हूँ एंड NID से हूँ, एंड उन्होंने रैंडमली मुझे ऑफ़र किया कि आप क्या वेडिंग शूट करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं वेडिंग शूट नहीं करता, कभी नहीं किया। तो बोला कि आप करोगे वेडिंग शूट और मैं इतना अमाउंट दूंगा। मैंने कहा कि इतने अमाउंट से तो यार मेरा एक पूरा म्यूज़िक वीडियो बन जाएगा, मेरे कुछ इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, तो मेरे लिए तो बहुत ही क्रेविंग ऑप्शन था। मुझे लगा कि वो तो बहुत सॉर्टेड है, एक शादी एंड मेरा एक म्यूज़िक वीडियो सॉर्टेड। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। एंड देन मैंने कहा कि अच्छा ओके, बेसिक्स मैंने घर जाके इंटरनेट पे देखा कि वो कैसे वेडिंग्स होती हैं करंट इंडियन स्टाइल, समझ में आ गया बेसिक शूट कैसे करते हैं, साउंड कैसे होता है, एंड ईजी लगा। मैंने कहा ओके करते हैं। एंड वो मेरी पहली वेडिंग थी और वहाँ से मेरी लाइफ ऐसा शिफ्ट हो गई। वो मेरी वन स्टोरी है, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं किस में जो कूदने जा रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पूरी लाइफ मैंने सिर्फ आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर, परफॉर्मेंस, इन्हीं सब के छोटे से अपने वॉइड में जी रहा था। मुझे आउटर वर्ल्ड के बारे में कोई नहीं पता था। मैंने तो लाइफ में शायद कोई फिजिकली भी वेडिंग नहीं अटेंड की। दूर दूर से कभी गए होंगे, दोस्तों के साथ खा पी के लौट आए होंगे। अपने भाई की शादी में भी नहीं गया था मैं, उतना इन्वॉल्व नहीं था एज जितने जनरली इन्वॉल्व होते, क्योंकि नहीं इतना इंटरेस्ट था, कोई आइडिया नहीं था। बट यू बेसिकली टुक द वेडिंग एज अनदर क्रिएटिव थिंग दैट मैंने कि पैसे आ रहे हैं और थोड़ा सा काम हो रहा है। हाँ, और उसका टूल पता था मुझे, स्किल सेट पता था कि शूट कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं। एंड ये वो दौर है जब कैंडिड एंड इंटरव्यूज वाला वो सारा दौर चल रहा था। एक नया कल्चर आया था वेडिंग्स में, और ये वो ओल्ड स्कूल वेडिंग्स खत्म हो गई थी, वो कैमरा वाली, एंड ये नया कल्चर, वो स्टेज पे खड़े होके फोटोज लेना नहीं, थोड़ा सा कैंडिड, थोड़ा सा प्री वेडिंग, दिस इज दैट, ये सब वो कल्चर आया था। दिस इज अराउंड 2015। हाँ, 2015 में कल्चर आया था। एंड देन एक वेडिंग की, थोड़ा सा ऑड लगा, बट लगा कि अभी इसका पर्पस इज नॉट डूइंग द वेडिंग, पर्पस ये है। करेक्ट। एक कर लिया, दूसरा आ गया उनके ही किसी फैमिली मेम्बर से कि एक और करना है। फिर मुझे लगा गुड, एक और प्रोजेक्ट निकल जाएगा मेरा। तीसरे तक मुझे, क्योंकि मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ खुद को कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट करूँगा, कोई भी काम करूँगा तो बहुत अच्छे से करूँगा, डिसिप्लिन होगी और पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, तो उसमें भी बहुत इन्वॉल्व हो गया कि आई थिंक तुमसे ज्यादा डिटेल्ड इंसान मैं भी नहीं जानती। तो वो सब में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो थोड़ा सीरियस हो गया। एंड देन फिर फोर्थ आ गई, लोगों को पसंद आने लग गया वो काम, उनको मेरी अप्रोच पसंद आने लग गई, और मुझे भी ऐसा इम्प्रेस हो गया, मैं यार ये तो बढ़िया है। मतलब मैं कॉलेज के साथ साथ फिल्म मेकिंग के साथ साथ पैसे भी कमा रहा हूँ लाइफ। एंड वो सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है, बिकॉज मास्टर्स में आप मतलब आप चाहते हो कि आप कुछ क्रिएट भी करो। यस, और क्रिएटिव से बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि वो नहीं उस तरीके से सेटल हो पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। और जॉब तो मतलब आई डोंट थिंक हमें से कोई ऐसा इंटरेस्टेड रहता है जॉब करने में। वो स्ट्रगल मैं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि अच्छा मैं आर्टिस्ट हूँ, टैलेंटेड हूँ, बट ये पैसे से कैसे कमाऊंगा मैं। और मेरे आसपास के लोग पैसे के अराउंड आपको जज कर रहे थे। करेक्ट। तो जब वो आना स्टार्ट हुआ तो मुझको लगा कि अब लोग मुझसे खुश है, वो मेरे टैलेंट से इम्प्रेस थे, बट वो मेरे पैसे से खुश हुए। उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस तब आया जब ये लोग कौन है? ये लोग सब लोग हैं मेरे आसपास, सबका बिहेवियर चेंज हो गया इनिशियल टाइम में कि ओके पैसा का वेडिंग मतलब पैसा, वेडिंग मतलब पैसा, ये वर्ड के साथ ही वेडिंग आती है। कोई भी मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत रेयर लोग देखे जो वेडिंग शब्द पैसे के बाद से एसोसिएट नहीं करते हैं, लव या फिर किसी ऐसी चीज से एसोसिएट करते हैं। मुझे नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना, मैं मेरे से अच्छे इन डेप्थ कोई नहीं दे सकता। तो
मैंने वो वेडिंग की 4th तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे टीम चाहिए, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। एक टीम गैदर की और हम सब लोगों ने, हमें कभी नहीं रियलाइज़ हुआ हम डाउन द लेन 8, 9, 10 वेडिंग्स पे चले गए और ये एक सीरियस कंपनी बिल्ड हो गई। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, शायद 1 साल हो गया होगा, 1 साल तक तो मैं हाई पे था। 1 साल तक शायद मैंने वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं की थी या हो भी रही होंगी तो मुझे पता नहीं था। बट जब फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये इम्पैक्ट डाल रही है मेरी पूरी पर्सनैलिटी पे, मेरे माइंडसेट पे, मेरे बिहेवियर पे और मेरे आसपास पूरी सराउंडिंग चेंज हो रही है। मतलब इतना डोमिनेटिंग कि हम हमेशा से कहते हैं, मतलब मेरे लिए तो मेरा NID एक ऐसी स्पेस है जिसका एनवायरनमेंट बहुत अमेजिंग है। वो तक मेरे से डिटैच होना स्टार्ट हो गया और इसने मेरी पूरी लाइफ ओवर पावर कर दी। बट ऐसा क्यों? लाइक व्हाट इज देयर वन इंसिडेंट दैट यू कैन रिमेंबर? आई थिंक मल्टीपल इंसिडेंसेस हैं और इंसिडेंसेस से ज़्यादा कि मेरा एक्सपोजर था ही नहीं, मैं क्लूलेस हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर स्टार्ट हुआ जहाँ मैंने देखा कि लोग कैसा बिहेव करते हैं। सबसे पहले कि जिस फॉर एग्जांपल वेडिंग फिल्म्स एंड फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन, आपको एक जिस स्टाइल का ये प्रोफेशन है वहाँ पे आप BTS शूट करते हो। आप उसको कुछ भी बोलो बट वो आपकी लाइफ का बिहाइंड द सीन है। करेक्ट, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है सब लोग वंस इन अ वाइल वेडिंग एक्सपीरियंस करते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स की या तो फैमिली की। कितनी हो जाती होंगी? साल की 10 मैक्सिमम, नहीं तो लाइफ टाइम में कुछ। और बाकी लोग इवेंट्स की तरीके से अटेंड कर रहे हैं कि सर्टेन आवर्स के लिए जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। एक लौता ये प्रोफेशन है जहाँ पे आप वहाँ रहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सुनते हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, मैं साउंड, कैमरा, मल्टीपल एंगल्स। और जस्ट बिकॉज जिस तरीके का बिहेवियर नेचर है हमारा, मैं एकदम बिकॉज वी आर फिल्म मेकर्स, हम ऐसे इनविजिबल होके घुस रहे हैं। मैं हर किसी के कमरे में, हर किसी के अगल बगल हूँ और गायब हूँ। तो एक टाइम पे वो भूल गए कि मैं कौन हूँ, बिकॉज हम कन्वेंशनली दिख भी नहीं रहे हैं फोटोग्राफर फिल्म मेकर जैसे। उनकी हैबिट होगी कि अच्छा फोटोग्राफर ऐसा, फिल्म मेकर ऐसा। मैं तो गायब हो चुका हूँ। इस समय मैं उनको अपना दोस्त, किसी को अपना बेटा, कुछ लग रहा हूँ मैं। और जो इनसाइट्स मुझे आनी स्टार्ट हुई, अब वो कैंडिड हो चुके हैं। उनको पता नहीं है कि एक लड़का हमारे बगल में कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। माइकिंग्स भी इनविजिबल है, क्योंकि हमारा अप्रोच ये रहता था कि एज पॉसिबल एज कैंडिड कैप्चर करना है। सो साइलेंट रहो, एकदम खो जाओ, मिक्स हो जाओ बेसिकली। उसका मुझको एक लेवल के बाद इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ कि मैं वो सुनना देखना स्टार्ट कर चुका हूँ जो मुझे नहीं करना था। और स्पेशली मुझे नहीं पता लोग कितना अवेयर हैं कि लाइफ ऐसी होती है, मैं तो नहीं था। मैं तो बहुत आर्टिस्ट वर्ल्ड में जी रहा था, जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये सब हो रहा है। और ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा था, बट वो हार्ड रियलिटी थी कि मेरे लिए कि लोग कल्चर, रिलीजन, पैसे और फैमिली के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उनके। मतलब मैं कभी पूरी लाइफ में ये वर्ड नहीं यूज़ किया टॉक्सिक, बट मैंने अक्रॉस, वो मेरी लाइफ का ऐसा फेज़ है, मैंने इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा है। स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कैसी लाइफ डिज़ाइन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हाउ दे वांट कि उनके बच्चों की ऐसी शादी इस कल्चर में इस दिन ऐसे यहाँ हो, वो बचपन से उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक तरीके की बिजनेस डील्स हैं। हर फॉर्मेट ऑफ सेटिंग ऑफ पीपल्स में अलग अलग है। जो फैमिलीज बहुत ही हाई ऑन बिजनेस एंड ऐसा पूरा कम्युनिटी ड्रिवन फैमिलीज हैं, उनकी अलग स्ट्रैटेजी चल रही है। मतलब तुम्हें रियलाइज हो गई तुम्हारी लाइफ अनफोल्ड ही नहीं हुई है ऑर्गेनिकली, सब प्लान्ड है। और तुम भी उनके वर्ड्स बोलने लग रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ पीपल जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स सब आपस में बचपन से ही जानते हैं कहाँ क्या करना है, इवेंचुअली क्या होना है। इट्स जस्ट दैट आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ नया हुआ है एंड आप भी जानते हैं कि आपके साथ वही होने वाला है। इट्स जस्ट दैट आप बिहेव ऐसे करो कि मैं जीत गया, मैं विनर। कुछ नहीं, आपको सब पता आपके साथ। थोड़ा मतलब यू टू गिव मी एन इंसिडेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। इंसिडेंट फॉर एग्जांपल कि अब हम लोग घरों में 4-4 दिन 5-5 दिन रुक रहे हैं। डेस्टिनेशन वाला एंगल है, किसी के हम टाइम टू टाइम तो जा नहीं रहे, वहीं रुक रहे हैं, उन्हीं के घरों में सो रहे हैं। अब मैं सुन पा रहा हूँ ना क्या चल रहा है। मम्मी पापा ओपन हो चुके हैं मेरे आगे। थोड़े टाइम के बाद उनको सब भरे बैठे हैं, सबको कुछ ना कुछ बोलते रहना कंटिन्यूसली। उनको कुछ नहीं मिल रहा, मैं ही मिल रहा हूँ। और क्योंकि सुनने वाला मिल गया, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि उनको लग रहा है ये सुन रहा है, बाकी सब तो नहीं सुन रहे, कह रहा है अरे बोलने दो। मैं सुन रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है सुनने का, तो मैं सुन रहा हूँ। कोई बोल रहा है कि मुझे तो बचपन से लड़की नहीं पसंद थी, बट इसके पापा के पास ये है वो है, ये दुल्हन के लिए बोला जा रहा है।
और वहाँ कभी लड़के के साइड चले जाओ तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, बट अच्छा मतलब डील अच्छी रहेगी। और आपको ऐसा लग रहा होगा ये मैंने एक सुना है, ये मैंने 50 बार सुना है। और मतलब मुझे इतना वो फॉर्मेट याद हो गया था कि अब मैं सिर्फ देख के बता सकता था, अच्छा ये वो वाले हैं जो ये बात करने वाले हैं, ये वो वाले हैं जो ये बात करने वाले हैं। मतलब मुझे नहीं आइडिया था। मैं अगर मैं फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से तुमसे पूछूं कि अगर मान लो पीओवी ऑफ द सपोजिंग फादर, द गर्ल्स फादर, कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है जहाँ पे द गर्ल्स फादर सेड और डिड समथिंग व्हिच वाज बेसिकली हमको सबके इंटरव्यूज लेने होते थे। ऐसे तो मैं दिन भर सबको देख ही रहा हूँ, बट हम स्टार्ट इंटरव्यू से करते थे। तो अब इंटरव्यू के टाइम पे मेरा 1-on-1 इंटरेक्शन हो ही जाता था। एंड मुझे जस्ट बिकॉज प्रोफेशन ये कहता है तो मुझे खोदना पड़ता ही था, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी वो एक हुक ढूंढ रहा हूँ कि यार कुछ अच्छा बोल दे, कुछ इमोशनल बोल दे, बट उस पूरी प्रोसेस में वो ओवरफ्लो हो गया। एंड देन उन्होंने ऐसी बातें करना स्टार्ट की कि उनको मतलब मैंने रियलाइज़ किया उनको दूसरी फैमिलीज तो नहीं पसंद है, अपने बच्चे भी नहीं पसंद है। अच्छा, मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ आपको सामने वाले की फैमिली नहीं पसंद है, आपको सामने वाला लड़का उसके फैमिली में लोग नहीं पसंद है, आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज में कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आपको अपने बच्चे भी नहीं पसंद है, आपको अपने बच्चों से प्रॉब्लम है और आप उनकी कंटिन्यूसली बुराई करते जा रहे हो। मैं सुनता जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये अवेयर है कि किसी फादर ने कुछ बोला अपने बच्चे हर फादर, लड़कियों के लिए फादर्स का बिहेवियर बहुत ही अलग है। हमने अपनी बच्ची को और मतलब इतने इमोशनल होकर इतनी ख़राब बातें बोलेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये कि हमने बचपन से ही उसको खाना बनाना सिखाया है, हमने बचपन से ही उसको घर के सारे काम अच्छे से सिखाए हैं ताकि वो ये जाके, मैंने कहा कि मैं मतलब इतने अच्छे से बोल रहे हैं आप कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। हमने कभी भी उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया, उसका ख्याल रखा। हमने कहा इसको ख्याल रखना नहीं कहते हैं, आप क्या बोल रहे हो। तो अब मैं कुछ समझ नहीं पाता था कि इसको मैं कैसे अब्सॉर्ब करूं। लड़कों के लिए पेरेंट्स का कुछ? लड़कों के लिए लड़के डम, लड़कों के लिए दे नो कि हमारे लड़के डम है। ये छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं साइज़ में, इनको कुछ नहीं आता है, इनको बचपन से हमने खाली पैसा कमाना, बिजनेस करना सिखाया है। इसको पैसा देते रहो, ये हाई पे रहेगा, गाड़ी खरीद लेगा, मोबाइल फ़ोन नया जो आईफोन आएगा वो खरीद लेगा। यही सब में उनकी इन्वेस्टमेंट, ये सब में खुश। उनको इमोशनली डेवलप लड़के नहीं है ये लोग, ये पूरे कोई इमोशनली डेवलप नहीं है। मतलब उनको डॉल्स दी गई हैं, उनको लड़कियां एज गिफ्ट दी गई, भाई अब चलो सेकंड हाफ तक यहाँ तुमने पैसा कमा लिया, सेटल हो गए, अब शादी करवा देते हैं तुम्हारी। बट मतलब ऐसे लड़के जो हैंडीकैप्ड इमोशनली, मतलब वो जब इंटरव्यू देते थे तो मुझे लगता था मुझे उनके मुंह में वर्ड्स डालने पड़ते थे। हमने कहा ऐसा बोल दो, नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हमने कहा तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो, प्लीज़ मैं देखता हूँ। तुम वहाँ भी अभी जो शराब का स्टॉल लगेगा, जब तुम नाचोगे वहाँ पे और जो बातें करोगे, इतनी ख़राब बातें करोगे तुम अपने दोस्तों के बारे में, लड़की के बारे में, फैमिली, तुम बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं हो। इंट्रोवर्ट इसको नहीं कहते। इंट्रोवर्ट एक टाइप है जहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशंस नहीं, ये तुम बहुत सेलेक्टिवली फट रही है तुम्हारी बोलने में, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मुँह से राइट नहीं बोला जा सकता, इसलिए तुम होल्ड करो। तुमको सबने ट्रेनिंग करके भेजी बेटा कुछ नहीं बोलना। और इवन आप अपने आप जानते कि ये मेरे मम्मी पापा सुनेंगे तो क्या उनको लगेगा, तो आप सब कंट्रोल करके बात कर रहे हो। सो हर कोई बहुत कैलकुलेट करके वो इवेंट निकालना चाह रहा है, और शादी के नाम पे वो बिजनेस डील्स हैं, और सब अवेयर है, सिर्फ मैं इकलौता हूँ जो अनअवेयर है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी ब्राइड, ग्रूम, फैमिली, पेरेंट्स को धोखे में देखा है। बेस्ट पार्ट जो स्केरी था कि मैंने कभी किसी को धोखे में नहीं देखा। मैंने ऐसा नहीं देखा कि यार इसको पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। स्केरी चीज़ ये थी कि सबको पता है सबके साथ क्या हो रहा है, और बहुत कॉन्फिडेंटली वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा होता है, शायद यही वर्ल्ड है। मैं अनअवेयर हूँ, मैं गधा हूँ एकदम, मुझको कोई आइडिया नहीं कि ये चल रहा है। और ये मोस्टली अरेंज मैरिजेस हैं, लव मैरिजेस हैं, दोनों हैं। तो एक नई चीज़ सीखी थी मैंने, पेरेंट्स जो अरेंज कर रहे हैं वो एक दिन अरेंज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बचपन से अरेंज कर रखी। एक टाइप ऑफ फैमिली जिनमें हमने 30-40 वेडिंग निपटा दी, एक पर्टिकुलर कास्ट एंड कम्युनिटी, वहाँ तो बचपन से डिसाइडेड है। वो गली मोहल्ला भी नहीं छोड़ रहे अपना, मतलब उनको तो सब पता है, और कहीं ना कहीं दूर का कुछ होगा, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। उनको वो डील क्रैक करनी ही करनी है, लेफ्ट नहीं राइट नहीं, मतलब उनको सब पता है। एंड द किड्स आल्सो नो, सब मतलब ऐसा कैसा लव जो आपको पता है इससे ही होना है। मतलब स्केरी कि मतलब
आपने लव डिजाइन्ड बाय पेरेंट्स, लव डिजाइन बाय पेरेंट, और एक वर्ड सीखा मैंने नया, सेल्फ अरेंज शादी जो बच्चे करते हैं। मैंने उनको देखा कि इनको पता है कि भाई हमसे देखो लव वव तो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, खुद से करनी है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो एक काम करते हैं सेल्फ अरेंज कर लेते हैं। सारी टैक्टिक जो मम्मी पापा करने वाले थे हम उनको नहीं करने देंगे, वो हिसाब हम गणित हम लगाएंगे। पापा कैसे हैं इसके, मम्मी कैसी इसकी, पैसा कितना है, इन्वेस्टमेंट क्या, सारा डील अब आप कर रहे हो। कहने को वो लव है बट वो सेल्फ अरेंज है। अब आप अपनी अरेंज मैरिज खुद कर रहे हो, आपने वो डील क्रैक। बट आर दे हैप्पी डूइंग दिस? हैप्पीनेस उनको पता ही नहीं है क्या है। हैप्पीनेस उनके लिए मटेरियल्स एंड प्लॉट पॉइंट्स एंड अचीवमेंट्स है उनकी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हैप्पी नहीं है, माइट भी वो बहुत खुश हो, बट एज अ पर्सन जो मैं उनको दूर से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद वो अवेयर ही नहीं है कि इससे बेटर एक लाइफ होती है जो कि बहुत अमेजिंग हो सकती है, बट शायद वो उसके लिए रेडी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हैप्पी नहीं थे, मैंने सबको बहुत खुश देखा, मैंने कभी किसी को दुखी नहीं देखा। मैंने वहाँ जाके लोगों को लाचार, बेचारा या फिर परेशान और दुखी नहीं देखा। बेस्ट पार्ट, इस पे जजमेंट मेरा एकदम अमेजिंग है कि वो सब बहुत खुश थे। प्रॉब्लम ये थी कि मैं देख के स्केरी फील करता था कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये अनदर वर्ल्ड, ये एलियंस हैं क्या मेरे लिए। तो बेसिकली अभी तक तो हमने रिश्तेदारों का देखा है, जैसे जनरली कि रिश्तेदारों में तो होती है, हर किसी की फैमिली में रिश्तेदार ऐसे होते हैं, बट नाउ यू आर सेइंग दैट इवन द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम एंड ऑल्सो द ब्राइड एंड द ग्रूम एंड द ग्रूम फॉर द ब्राइड, एंड वाज देयर समथिंग दैट द ब्राइड ऑल्सो डिड और ब्राइड्स डिड व्हिच वाज? मुझे ऐसा लगता था कि इनको बचपन से पता है कि एंड में तो यही होना है, तो उससे पहले जो करना है सब कर लो। ओके जो सारी लाइफ में सारी चीज़ें करनी है जो हमको इस पर्टिकुलर डे तक करनी है हम कर लेते हैं, इसके बाद तो यही है। मतलब आप सडन, मैंने ऐसा लिबरल माइंडसेट, आप उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले तक आप बात करोगे उनका तो आपको लगेगा यार बहुत ओपन माइंडेड, बहुत अच्छा माइंडसेट है ये, शायद अगर ये कोई अमेजिंग करियर ऑप्शन चूज करे तो एक्सेल करे। फैशन स्टेटमेंट, एस्थेटिक्स, माइंडसेट सब एकदम प्रीमियम, आपको लगेगा ये इंडिया बहुत अच्छी जगह जा रहा है। और अगले दिन जो घूंघट डला यहाँ तक, और उसके बाद उनके अंदर से कौन सी बहू बेटी और क्या जागा कि मैं शॉक्ड हो गया। हमने कहा कि आपके अंदर ये साइड कैसे आया, और सडनली आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपकी टोन, पर्सनैलिटी ऐसे शिफ्ट कैसे हो गई। तो वो स्केरी होता था मेरे लिए। स्केरी ये नहीं होता था कि ये बेचारे लड़की के साथ कितना ख़राब, कुछ नहीं ख़राब नहीं हो रहा, आप बहुत स्मार्ट हो, आप अल्टीमेट स्मार्ट हो, आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। मेरी जो पूरी माइंडसेट शिफ्ट हो गई ये देखिए कि अच्छा आप बहुत स्मार्ट हो, आपको अपना पूरा टाइमलाइन पता है, आपको इसके अनदर 4-5 ईयर्स भी पता है, अब आप जो करोगे वो सब आपकी प्लानिंग में है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए डिस्टर्बिंग होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार उनकी मदद करो, उनको समझाओ, उनको मोटिवेट करो जो परेशान है। ये तो भाई साहब अलग ही वर्ल्ड है जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, और सब एज इन साउथ इंडिया, फिर ऐसा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मैंने ये पूरा बेल्ट, यूपी पूरा बेल्ट शूट किया इंडिया से बाहर, और हर जगह सिमिलर प्रॉब्लम्स है। इज जस्ट दैट अलग अलग टोन टेक्सचर के साथ आती हैं, बट प्रॉब्लम सेम है। बच्चे अवेयर हैं वो उनके साथ क्या हो रहा है, पेरेंट्स बहुत स्मार्ट है। मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था, अब मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ मैंने उनकी शादियाँ अटेंड करना छोड़ दी। आज उस दिन से लेकर 10 साल हो गया है, मेरी क्लोजेस्ट फैमिलीज, मेरी कजन्स, मेरे भाई बहन, मैं किसी की वेडिंग नहीं अटेंड करता, क्योंकि मुझे पता मैं क्या देख लूँगा। बिकॉज आपसे कई टाइम ज़्यादा मेरे सेंसेस ओपन हो गए, मेरे 6 सेंस ओपन हो गए, बिकॉज मेरे कान में अब माइक लग गया है, मेरी आंखों में लेंस घुस गया है, और अब मैं वो प्रीसेट, एंट्री, एग्जिट इतना अच्छा समझता हूँ कि अब मैं नहीं चाहता कि मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ मैं उनके बारे में ऐसा कुछ देख सुन लूँ कि फिर मेरा डैमेज हो जाए सिस्टम। मैं अपने कुछ फैमिली डिस्कशंस में डिस्टर्ब हो गया, ये क्या बोल दिया इन्होंने, शायद उससे आज से पहले होते होंगे, मुझे नहीं पता था, बट अब होने लग गया, तो मैंने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। मुझे वर्ड बहुत क्लीशे लगता है बोलना, बट मुझे ट्रॉमा हो गया बहुत सॉलिड वाला, कि अब मेरी हिम्मत नहीं होती है। सो वेडिंग फिल्म मेकर बनने से बेसिकली ट्रॉमा एंड टॉक्सिसिटी की समझ आई बहुत। एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट शादी एज एन इवेंट, शादी इन टोटलिटी? मैं जब इतनी सारी 50 से ज़्यादा वेडिंग शूट कर लिया, और उसके बाद से तो अब मेरा इन जनरल ओवरव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं हर जगह नोटिस करता हूँ, अपने आप ही नोटिस कर, सब जगह मैंने देखा था एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थ्रू आउट मेरे वेडिंग प्रोफेशन की, पेरेंट्स
अपने बच्चों से शादी के बारे में बात नहीं करते। वो जो बात करते हैं वो उस इवेंट के बारे में बात करते हैं। शादी को वो एज इवेंट ट्रीट करते हैं, और बचपन से भी मुझे लगता है ऐसा ही होता होगा, और अभी भी शादी में ये होगा, शादी ऐसे करेंगे, डेस्टिनेशन, शादी में इतने लोग, शादी में गेस्ट, ये कपड़ा, मतलब वो उस इवेंट का बहुत डिस्कशन करते हैं। बट शादी एग्जैक्टली क्या होती है उसका वो डिस्कशन नहीं करता, और वो अवॉइड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छी चीज़ होती है तो आप ज़रूर बताएंगे, जो आप छुपाते हैं ना वो कुछ बुरा होता है। अगर मेरा एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेह लद्दाख गया, मैं वापस आऊँगा और मैं बोलूँगा भाई मज़ा आ गया, तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए, क्या तो एक्सपीरियंस था, लाइफ चेंजिंग, तुम भी करो, ठीक है। और अगर मैं आया, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत कुछ सीख समझ के, विजडम के, तुम कहोगे तुम्हें जाना, तो मैं कहूँगा हाँ जाना चाहिए, गुड है, एक बार तो सभी को करना चाहिए, तब आप ऐसी फालतू बातें करेंगे। अब आप तो जो उस ड्यूरेशन में मैंने नोटिस किया कि मम्मियाँ अपनी बेटियों से बात नहीं कर रही हैं कि जो हम पे हुई थी, या हमने जो समझा या सीखा, या जो प्रॉब्लम, तुम वहाँ जाके तुम कैसे अपनी लाइफ के लिए, वो उनके शादी में क्या होता है वो लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं। एज एन इवेंट बेसिकली, शादी इज एन इवेंट फॉर पीपल। हाँ, बट वो उसी के आसपास घूम रहे हैं। उसके अंदर क्या है, वो वार्निंग्स ज़रूर दे देंगे तुम्हें कि बेटा देखो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो हैक्स दे रहे हैं तुम्हें, लाइफ के हैक्स दे रहे हैं, बट समहाउ वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं कि मैं कभी, मतलब फादर्स अपने सन से बैठ के बात कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारी मेरी मम्मी की जो शादी थी, हमने ये देखा, तुम भी ऐसे करना। भाई आप मेरे को किसी लाइफ पार्टनर के साथ थ्रू आउट फुल लाइफ देने वाले हो, और मुझसे आज तक कभी बात नहीं की। आप अपने बच्चों से क्यों नहीं बात कर रहे? कभी नहीं देखा मैंने। मम्मियाँ तो फिर भी मुझे लगता है वो अपनी लड़कियों से थोड़ा बहुत कुछ कर लेती होंगी, कोई नहीं कर रहा आपस में। शादी के अंदर क्या होता है, आपको क्या अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। आई थिंक वो ये चाहते हैं कि आप इतना दिमाग ना चलाओ, बिकॉज दिमाग चलाओगे आपको समझ आ जाएगा, और आप समझ आ जाएगा देन आप रिबेल हो जाओगे, रिबेल होगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। सो दे वांट यू टू बी डम, सो दैट कि आप इसमें घुस जाओ, हम अपने हाथ खड़े कर लेंगे। You know, someone once said this to me, I won't name them, but she got married. बड़े टाइम तक शादी की तैयारी, ये वो शॉपिंग वॉपिंग जो होता है, राजस्थान, आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, एंड शी केम बैक आफ्टर हर वेडिंग, हो गई, कुछ हो गया होगा 1-2 महीने या कुछ हफ्ते हुए होंगे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, एंड शी सेड यार मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। ऐसे मतलब शी सेड मुझे लगा शादी, शॉपिंग, खाना पीना, वेडिंग वेन्यू, डेकोरेशन क्या करना है, क्योंकि वो इतना लंबा चलता है इंडियन हिंदू मैरिजेस में स्पेसिफिकली फ्रॉम वेयर आई एम। शी सेड अब तो सब शांत हो गया, सब चले गए, रिश्तेदार चले गए, ये हो गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो आई सेड अब तो लाइफ जीनी है ना विद योर पार्टनर, लाइक दैट्स द रीजन यू गॉट मैरिड। सो शी सेड वो तो बोरिंग है, एंड शी सेड नोबडी प्रिपेयर्ड मी कि लाइफ इतनी बोरिंग होगी, इतनी रेगुलर होगी, कि वो जो तमाशा होता है एक तरीके का वो कंटिन्यूसली नहीं चलेगा, मुझे पता ही नहीं था ये। ऐसे इसका क्या मतलब है, वो तो कभी तो ख़त्म होगा ना, रिश्तेदार तो जाएंगे वापस, डांस, नाचना, गाना जो भी है। शी सेड हाँ, बट मैंने उसके आगे सोचा ही नहीं कभी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ एक्चुअली सो ट्रू कि सब लोग वेडिंग को एक इवेंट की तरह लेते हैं कि ऐसे करेंगे, डेस्टिनेशन करेंगे, इसको बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, ये लहंगा पहनूंगी मैं, ये करूंगी, बट नोबडी इज एक्चुअली थिंकिंग कि शादी के बाद, विच ऑल्सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज टू डू विद हिंदी सिनेमा में किस तरीके की फिल्म्स बनी कि आपकी हैप्पीली एवर आफ्टर लिख दिया जाता है, पर वो हैप्पीली एवर आफ्टर क्या होता है, और जब ऐसी फिल्में बनी वो चली नहीं, क्योंकि वो सच्चाई बताने लगी शादी की कि सच्चाई क्या है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैरिज इज अ बैड थिंग, आई हैव सीन सक्सेसफुल मैरिजेस, आई हैव सीन जहाँ पे लोग चला रहे हैं, निभा रहे हैं क्योंकि उनका इंटेंट है चलाने का, बट उसके लिए उन्हें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यू आर सेइंग दैट, I mean it's an insight from you as a wedding filmmaker. So I feel लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि they know कि इसमें प्रॉब्लम है, they know कि इसमें और वो प्रॉब्लम्स फैलती जाएंगे अगर आप खोलोगे। वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें जब ये कॉन्फ्लिक्ट खुलता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। एज अ पर्सन आप कैसे हैं, बचपन से आपको, क्योंकि आपने सर्टेन वे में लोगों को दिखाया है ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ, अभी मेरे एक्शंस भी दिख रहे हैं आपको, तो आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये बातें मत करो खुल के, हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम आपकी स्क्रिप्ट बहुत स्टार्टिंग से लिख देंगे, सो दैट कि आप
कभी इस प्लॉट तक आ ही नहीं पाओगे कि आप फिगर आउट करो, और फिगर आउट करते करते बहुत देर हो जाएगी, तब आपको कहेंगे भाई ऐसा ही होता है, निभा लो, कर लो, वो जो भी सारे फॉर्मेट्स आप चिपकाते हैं. बट आई फील नॉट आउट ऑफ किसी इविल थॉट, बट पेरेंट्स बहुत अर्ली एज से वो चेस खेलना स्टार्ट कर देते हैं कि 4 कदम बाद ऐसा होगा, फिर वो ऐसा करेंगे, आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं. बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद वो अच्छा ख़त्म हो जाता है, एंड देन फिर वो आपका माइंडसेट ट्वीक कर रहे होते हैं. और मैं तो बहुत लकी हूँ कि आई थिंक मैंने अपने, जब तक मैं अपने फैमिली इन्वायरमेंट में था, मुझे लग रहा था कि बहुत ही अच्छी दुनिया है, मतलब वाह बहुत अच्छे मम्मी पापा, बहुत बढ़िया. बट ये जो मैंने आउटर वर्ल्ड में निकला और जब अनफिल्टर्ड वे में मैंने लाइफ देखी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो भाई सॉलिड चेस खेलते हैं. और आपको बचपन से, एंड स्पेशली लड़कियों को, इतना डरा के बड़ा किया गया है ना, कि उनको अपने से कम बुद्धि के इंसान के साथ रहना बेहतर लगने लगता है. लड़कियों को लगने लगता है कि ठीक है, कुछ मतलब आप 1-on-1 जाओ, आपको वो 10-on-10 हराएगी, बट स्टिल आप पे डिपेंडेंसी, आपने उनको ट्रेन कर दी है कि यही इसी पे डिपेंड करना है. और मेरे ख्याल से वो मैंने थ्रू आउट फियर देखा है अपने पूरे वेडिंग शूटिंग टाइम में लड़कियों की आंखों में. मतलब वो जब मैं बैठा रहता था मंडप पे, तो मैं किसी लड़की को प्राउडली ऐसा आंख उठा के शादी करते हुए नहीं देखा. कुछ होती हैं बबली नेचर की, कुछ होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट पीपल जो लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बट 90% लड़कियों को मैंने ऐसा सर झुका के देखा है. अब आप उसको रिस्पेक्ट बोल के निकलवा दो, कुछ भी बोल के निकलवा दो, सबके पास हैक्स हैं. और मैंने आज तक, और मैं पहले तो बिल्कुल बात नहीं करता था, अब मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है मेरा, सबसे अच्छे से मैं बात करता हूँ, एक भी हैप्पी नहीं है सिंगल. वो सब जानते हैं मैं अभी किन से क्या क्या बोल रहा हूँ, सब जानते हैं. एक सिंगल पर्सन हैप्पी नहीं है, मतलब एक भी नहीं. पर इसके लिए फिर बोला जाएगा कि शादी करके कौन ही हैप्पी होता है? नहीं, हमें ये बताया जाएगा. आई जस्ट फील कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा और अवेयर हो जाओ, इस प्रीसेट में मत फंसो, करो सब करो. But I think you said something, Rohit, which is fear, the fear of the unknown, कि अगर मैंने ये रास्ता नहीं अपनाया जो मेरे लिए चुना गया है, तो मैं क्या करूंगी, राइट? वो आपको उसके बाद ही तो पता चलेगा. एग्जैक्टली. तो जैसे मेरी लाइफ में सबसे बड़ी लर्निंग इन दिस लास्ट डेकेड ऑफ बीइंग इन माय 30s, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे नहीं पता है मेरा अगला स्टेप क्या है, दैट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग एंड आई कैन राइट दैट स्टेप एंड इट्स नॉट प्री रिटन फॉर मी. इट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नियति, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बताया कि आपकी स्क्रिप्ट ये है और आपको इस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है. तो कभी कभी बहुत डर लगता है, बट आई थिंक दैट लाइन इज सो पावरफुल, डर के आगे जीता है, क्योंकि एक्चुअली व्हेन यू फिगर इट आउट यू विल बी लाइक, ओ शिट, मैंने ये फिगर आउट कर लिया, ये तो कहीं लिखा ही नहीं था, ये तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं है. जैसे कि स्कूल में आपको डाल दिया, फिर आपको पता है कि 12th के बाद आप निकलोगे, फिर आपको पता है कि आप कॉलेज जाओगे. इतना तो सबको जनरली हमारे आसपास के लोगों को पता होता है. लेकिन इसके बाद क्या होगा, किसी ने आपको स्क्रिप्ट दी नहीं है कि आप मास्टर्स करोगे नहीं करोगे, आपको प्यार होगा, आपका दिल टूटेगा, आपको जॉब से निकाला जाएगा, आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी. ये सब कोई नहीं बताता आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है. आई थिंक द बिगेस्ट प्रिविलेज फॉर मी इज टू नॉट नो, बिकॉज देयर इज सो मच ब्यूटी इन अनसर्टेनिटी, जो कि लोग डरते हैं जिस चीज़ से, which is what you're saying, that is what your advice to people is also, कि चल के तो देखो, क्या पता क्या खुल जाए, क्या पता कौन सी जन्नत मिल जाए, राइट? आई थिंक इस केस में मैं ये बोलूँगा कि अभी जैसे मैंने बोला कि जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो हैप्पी नहीं है, एक एक्सेप्शनल है सेट ऑफ लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने वो बॉर्डर लाइन जैसी तोड़ दी है और लाइफ उनकी लोगों के हिसाब से डिस्टर्ब्ड है. बट इंटरनली मैंने उन्हीं लोग को सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से हैप्पी, बिकॉज वो फिगर आउट कर रहा है, उनको प्रीसेट नहीं पता है. सो द एक्चुअली वो फिगर आउट करने की प्रोसेस में उन लोग को हैप्पीनेस मिल रही है, और जिनको तो ऑलरेडी अपना प्रीसेट पता है, आई थिंक लाइफ उनके लिए बहुत कैसे पता है, सब लोग खुश होते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं तो बहुत डरता हूँ. मैं तो अब शादी में जाता भी नहीं. मैंने आई थिंक मुझे लास्ट 5 years में मैंने एक कोई शादी अटेंड की होगी. मैं एंटर ही नहीं कर सकता, मतलब मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं, ऐसा लगता है एक्सीडेंट जैसा, सामने से ट्रक आ गई, मैं एंटर ही नहीं कर सकता. मतलब मैं दूर से भी कोई अरेंजमेंट होते हुए देख लूँगा ना, और मेरी हार्ट बीट ऐसी फास्ट हो जाएगी. मुझे लगा अच्छा यहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं, सज रहा है, कहते हैं ना, हलाल हो रहा है. वो बकरे को आप खिलाते पिलाते हैं ना कार्टन, ये मैं वो देख पाता हूँ. हमने कहा अच्छा ये जो डेकोरेशन के पीछे जो हो रहा है. हाँ, इसलिए मुझे ये सब नहीं पता था, इतना नहीं पता था, बट मुझे फजूली मुझे पता भी नहीं करना था, मुझे कुछ नहीं पता करना था. एक्सीडेंटल नॉलेज. हाँ, मतलब ये मेरे दिस इज ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं इसे. हाँ, मतलब
यार आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो तो आप सिर्फ फोटोग्राफी तो ना करते हो, आपको वाइल्ड लाइफ भी तो दिख रही होती है ना। आपको दिख रहा होता है कि बेचारा जानवर कैसे जी रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है। अब मैं जिस प्रोफेशन में गया मुझे दिख रहा था वहाँ क्या हो रहा है, मैं कैसे इग्नोर करता ये कह के कि भाई पैसा है, लाइफ है, सब है, ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वो नहीं अवॉइड कर पाया। So Rohit, after all of this, what's your growth been like? And किस areas in your life में तुम्हें लगा कि मेरी growth हो रही है या मेरी growth हो गई इस reason की वजह से, जैसे you went through that whole cynical journey and उससे कैसे बाहर निकले, कैसे how did you become positive again towards the people around you, towards रिश्ते नाते, towards partnership, because you've seen so much, you've heard so much and then आप उसको उसी तराजू में तोलने लगते हो कि सब कुछ ही ऐसा होगा, बट सब कुछ नहीं होता। आई एम अ वेरी होपफुल पर्सन, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो। तो वो ग्रोथ कैसी थी? आई थिंक जब मेरा वो फेज़ आया जब मैंने अपने आप को फर्स्ट चीज़ जो आप अपने आप के साथ कर सकते हैं वो टाइम दे सकते हैं। लोग अपने आप को टाइम नहीं देते। कुछ लोग को इनसिक्योरिटी होती है कि वो प्रोडक्टिव नहीं बिहेव कर रहे हैं, वो खाली ही बैठ रहे हैं, जो कर रहे हैं। आई वॉज़ लकी इनफ कि मैं वो टाइम दे पाया खुद को। मेरे पास इतना लेवरेज था कि अपने खाने पीने, अपने साथ समय बिताने को टाइम दे पाया। जब मैं स्टेप 1 खुद को पसंद आने लगा, डे बाय डे, जब मुझे अपनी शक्ल अच्छी लगने लगा, अच्छा मुझे अपनी हेल्थ, अपने कपड़े, जब अपनी चीज़ों से मुझे प्यार होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने इस बार फिर अपने आप से एक ये बात कर ली थी कि पहले मैं, फिर लाइफ में कुछ और। मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ में कोई स्टेप नहीं लूँगा। भले ही मैं लेट हो रहा हूँ किसी चीज़ में, देर से हो रही हो, उतनी अमेजिंग नहीं हो रही हो क्योंकि आसपास के लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा। मेरे से यंग लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा। इसके पास इतना बड़ा घर, उसके पास गाड़ी, ये सब मैंने देखना छोड़ दिया। और मैंने अपनी जो प्राइमरी चीज़ें अपने जो शरीर पे दिख रही हैं, अपनी जो क्लोजेस्ट, अपने कपड़े, अपना खाना, अपना घर, जैसे मैंने अपने ही लाइफ ढूंढ ली, मुझे रियलाइज़ हो गया कि अरे मेरे में वो चार्म अभी भी है। मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है कि मुझे पसंद करो, मैं अच्छा हूँ। आई थिंक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे मुझ में वापस आया, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र होने लगता है बहुत जल्दी दूसरों में भी। दूसरों, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इंटेलिजेंट है, उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाइब क्या है। तो आई थिंक जैसे मैंने कभी फेक नहीं किया। मेरा वेडिंग टाइम वॉज फेक, मैं फेक करता था, मैं रिच दिखने का ट्राई करता था, हाथ में ऐसा आईफोन लेके मैं भी घूमता था, मैं भी घड़ी बड़ी पहनता था, मैं चाहता था उसका डायल दिखे। मैं ऐसे कपड़ों के साथ भी करता था, मैं चाहता था कि इसे बड़ी गाड़ी से उतरूं, क्योंकि और तो कोई तरीका से आप रिस्पेक्ट दे नहीं रहे मुझे, क्योंकि यही कैमरा तो सबके पास है, अभी आप यही शॉट तो सब लेते हैं। तो अभी तो मेरे पास कुछ चार्म नहीं रह गया था। तो जिस दिन मैंने फिगर आउट कर लिया कि अब जो भी यूज़ करूँगा वो ओरिजिनल होगा, मैं अब प्रीसेट्स नहीं यूज़ करूँगा, मैं पीछे से आऊँगा वापस, सब ओरिजिनल लेके, ओरिजिनल शक्ल, ओरिजिनल कपड़े, ओरिजिनल लैंग्वेज होगी। मेरा, अगर मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, मेरे गाली जो है, मेरा तू तड़ाक, जो भी अबे शबे वही रहेगा। मैं इन्फ्लुएंस होकर अपनी भाषा नहीं बदलूँगा। मैंने सब अपना अडेप्ट किया, अपनी रूट्स वापस लेके आया। मैं जितना मॉडर्न हूँ उतना ओल्ड स्कूल भी हूँ। वो सारी जब चीज़ें मेरे पास आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस जब वापस आ गया, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा कॉन्फिडेंस बाहर निकल के लोगों में भी चला गया। एंड इवेंचुअली वही है जो मेरे लिए सब काम कर रहा है फ़िलहाल, वो है कि मेरा कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है। तो आई थिंक अब मैं एफ़र्ट कम देता हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट मेरे काम में ज़्यादा है, बट अब मेरे अपने ऊपर एफ़र्ट कम देता हूँ, अपनी लाइफ पे एफ़र्ट कम देता हूँ। और वही रीज़न है जो मैं लोगों में भी ढूंढने लग गया हूँ। तो जो बहुत एफ़र्ट दे रहा है, जो बहुत परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है, मुझे बहुत जल्दी इंस्टिंक्ट हो जाएगा, मैं एक स्टेप बैक ले लेता हूँ। मैं समझ गया कि आपकी नई ब्यूटी मुझे इम्प्रेस कर रही है, ना आपका पैसा, ना आपकी घड़ियाँ, ना आपका घर, कुछ भी नहीं। मैं अब सीधा आंखें देखता हूँ और मुझे वो ऐसा पूरी डिशकियाँ उजड़नी दिखती है, ऐसा एंड तक देख लेता हूँ मैं कि कहाँ जाने वाला है ये। बट दैट्स अ वंडरफुल ग्रोथ पैटर्न टू हैव, बिकॉज बहुत सारे लोग वो स्किप ही कर जाते हैं। एक स्टेप रखूँगा और एक स्टेप पीछे लूँगा, इतनी जल्दी मुझे आइडिया लग जाता है कि घर की एनर्जी, इंसान की माइंडसेट, आपका बस मुंह खोलने की देरी है और मैं आपको बता दूँ, मुझे पता चल जाएगा कि ना। एंड हाउ डू यू डिटैच फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इतना सब जानना भी इज नॉट अ गुड दिस थिंग। ये गुड नहीं है, आप हमेशा सेल्फ एनालिसिस मोड में रहते हो। इट्स जस्ट दैट एक्सेप्ट कर लो कि सब समय नहीं चाहिए। आपको भूख उतनी हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर को कितनी भूख लगी, इस समय हो गया खाने का, वैसे नहीं चलना चाहिए। डिसिप्लिन एक तरफ, राइट, रिस्पेक्ट एक तरफ, राइट, बट आपको अपनी भूख पता होनी चाहिए। या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि समय हो गया है, या लोगों ने कहा है, या होना चाहिए, या फिर आपको एक्चुअली भूख लगी थी,
और आपको अपने शरीर के बारे में पता था, तो वही मैं अपने आप माइंड के साथ करता हूँ। मेरे माइंड को ऐसा मन है कि ये मुझे चाहिए, हाँ तो अब चाहिए, नहीं चाहिए तो ये अब कोई फॉर्मेट मुझे प्रेशराइज नहीं करेगा करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अब रोक देता हूँ कि अब नहीं करूँगा, इसके ऊपर नहीं करूँगा। एंड वो आई थिंक बहुत जेंटल वे में आपको अपने साथ करना होता है, एंड फिर आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक वो NID ने भी मुझे सिखाया था, वेडिंग टाइम में थोड़ा ख़त्म हो गया था, बट मैंने यही सीखा था कि आपको अपने अलावा बाकियों में आर्ट दिखना चाहिए, बिकॉज आपकी आर्ट इनकम्प्लीट है विदाउट आसपास की आर्ट। तो जब आपकी आसपास की आर्ट की आपको फीलिंग, एनर्जी सब मिल रही है, तो अल्टीमेटली आप ग्रो करने लगते हो। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार जब मैं ग्रो किया तो सेल्फिश वे में ग्रो नहीं किया था, मैंने अपने आप को टाइम दिया था, सेल्फिश उधर हुआ था, बट अब जब ग्रोथ की थी तो सबको लेके गया था। अब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं कर लूँगा बाकी सब पीछे हो जाएंगे। तो आई थिंक वो मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गया था। तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। सो बेसिकली रोहित, यू बिकेम अ वेडिंग फिल्म मेकर। दैट वाज नेवर द ड्रीम था इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, अपने वीडियोस बनाना, अपना म्यूजिक बनाना, अपना सब करना, अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करना, जिसके लिए हम भी ऑब्वियसली साथ में काम कर रहे थे। बट नाउ यू आर शूटिंग वेडिंग्स, और अब बहुत सारे इंसाइट्स मिलते जा रहे हैं। कैन यू टेल मी स्पेसिफिकली ऐसे कोई इंसाइट्स या ऐसे कोई इंसिडेंट्स जहाँ से तुम्हें लगा कि यार ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ अजीब हो रहा है, गलत सही तो पता नहीं, बट ये कुछ अजीब हो रहा है? आई थिंक काउंटलेस वेडिंग शूट्स की हैं, और आई थिंक रेशियो में कोई एक ही दो होंगी जो ढंग की निकल गई, और वो हम बहुत क्लोज भी हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स बन जाते थे, और सबसे टर्म्स अच्छे हैं, मेरे आज तक कभी कुछ ख़राब नहीं हुआ। और मतलब कम ही बोलूँगा, जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं कम ही बोल रहा हूँ। और मतलब काउंटलेस इश्यूज़ देखे हैं मैंने, उसमें से कुछ मुझे इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे साथ हो गए। तो एक बार एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत ही शॉकिंग है, और मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं फंसा कैसे इसमें। तो गेटिंग रेडी एक चीज़ होती है, मुझे नहीं पता था ये सारे टर्म्स, मैंने तभी सीखे। तो खुद भी मैं बहुत समझदार नहीं था। आप ज़रूरी नहीं है ना आप क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, सारे काम कर लेते हो तो आप समझदार भी हो। तो मेरी समझदारी मुझे वहीं से मिली है। उस ड्यूरेशन में बहुत क्वेश्चन किए मैंने खुद को कि ये क्या हो रहा है, राइट और रॉन्ग। एक बार ऐसा हुआ था कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ, मैं एक बार नहीं बोलूँगा, एक बार की बात बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि जहाँ मैं ग्रूम और ब्राइड के अलग अलग गेटिंग रेडीज़ में ब्राइड और ग्रूम को कुछ ऐसा बोलते हुए सुन रहा हूँ जो कि शॉकिंग है। कि एक ब्राइड ने तो डायरेक्टली मुझसे बोल दिया वाइल शूटिंग, और ऐसा तैयार होते होते कि पता है रोहित, अगर आप मुझे पहले मिल गए होते तो मैं इससे तो कभी शादी ना कर। और मतलब मैं ऐसे शूट करते करते मेरा ऐसा किया कि इसने क्या, पर वो मजाक भी हो सकता है ना, लाइक बहुत सीरियसली बोला था। ओके, मतलब मजाक पता चल जाता है, और मैं कहता हूँ चलो बुरे से बुरे में आप मजाक भी कर रहे हो तो भी बहुत स्केरी है। पहली बात तो स्केरी ये है कि मुझे अचानक से लगा कि क्या हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, आप कैसा सोच रहे हो, जिसके साथ हो रहा है वो क्लूलेस है, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ। और मुझे डर लग रहा है कि पलट के अगर आपने ये कहीं कुछ बोल दिया या फिर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, कभी किसी ने देख लिया, मैंने नहीं एडिट किया, किसी ने रख दिया फुटेज में, वो रिकॉर्ड हो गया था, तो मेरे ऊपर, मतलब मेरे लिए तो बहुत स्केरी मोमेंट था कि यदि लोगों को पता चल जाएगा तो यही कहेंगे कि यार ये लड़का जो शूट करने आता है वो ऐसा करता है। तो और कुछ भी मतलब बहुत स्केरी था मुझे। और मल्टीपल टाइम्स ऐसे हिंट्स ब्राइड देती थी जो कि मुझे मतलब किसी ने कोई लाइन नहीं क्रॉस की, कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो कि मुझे ख़राब लग गया, बट मुझे वो फीलिंग आना भी बहुत अच्छी बात नहीं लगती। तो मुझे लगता था कि आप रेडी नहीं हो, आप मेंटली फिट नहीं हो इस काम के लिए जिसमें आप घुस गए हो, एंड जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रेडी और आपको खुद इसमें इतने फ्लॉज दिख रहे हैं, तो अब आप ऐसी चीज़ें करके अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई मेरे साथ तो हो ही रहा तो मैं भी करूँगी। पता है बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने या जिनसे मैं बात करती हूँ, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली है कि आई कांट इमेजिन माई सेल्फ, पहले ऑब्वियसली जब उनकी शादियाँ नहीं हुई थी या जो भी, तो सर मैं खुद को कभी शादी के दिन खुश नहीं इमेजिन कर सकता। और वो मेरे लिए बहुत, दैट इज़ वन शॉकिंग थिंग जो मैंने वेडिंग शूट नहीं की है, बट मैं खुद को इमेजिन करती हूँ कि मेरी शादी वाले दिन मैं बहुत खुश हूँ।
मैं तभी शादी करूंगी, वरना कोई रीज़न नहीं है कि मैं एक इंसान से ज़िंदगी भर के बंधन में बंधूं अगर मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने जब इमेजिनेशन, हम सब भी सोचते हैं राइट, बचपन से सोचते आते हैं या हमें पुश किया जाता है सोचने के लिए, मैं खुद को सिर्फ खुश इमेजिन कर सकती हूँ, वरना मैं कर ही नहीं रही हूँ, वरना मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ राइट। बट सो मेनी पीपल हैव टोल्ड मी कि हम खुश नहीं हो सकते शादी वाले दिन, जो कि मेरी लाइफ का एक इनसाइट जो मुझे लोगों ने अपनी बात बताई है। सो बेसिकली इसी से मुझे आया। सो मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली सब साइकियाट्रिस्ट है, ठीक। और मैं बहुत अर्ली एज से ऐसा साइकोलॉजी, माइंडसेट, मेंटल हेल्थ, इनसे तब से एक्सपोज्ड हूँ जब तक ये वर्ड्स पॉपुलर नहीं हुए थे। और मेरी बहुत मतलब अपने में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। तो मैंने आउटर वे में अक्रॉस वेडिंग सबको खुश देखा है। आई नो कि आप किस चीज़ को हैप्पी करो, बट मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी जिस तरीके से मैं एनर्जी रीड करता हूँ, मैं बता सकता हूँ। मतलब मेरे से आप साइन करा लो, जो सामने से भी कह रहा है नहीं हम बहुत खुश हैं, वो भी खुश नहीं है। मैंने आज तक एक सिंगल पर्सन को हैप्पी नहीं देखा है। मतलब मैं 100 on 100 क्लेम कर सकता हूँ, एक सिंगल पर्सन हैप्पी नहीं देखा मैंने। मतलब एज इन हैप्पी एज इन दे आर नॉट श्योर इफ देयर डिसीजन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम जिस तरीके की मैं प्रोसेस में था, वहाँ पे मुझे कुछ टाइम पहले से बैक स्टोरी से आना पड़ता था। मैं ऐसे डे 1 से नहीं जानता उनको। आई नो बचपन से पैदा, वो अपनी पूरी स्टोरी बताते थे मुझे, बिकॉज हम पूरी स्टोरी फिगर आउट करते हैं। तो उस पूरी स्टोरी से मैं उनके साथ आ रहा हूँ। मैं, उन्होंने मुझे बताया हम कब मिले थे, क्या हुआ था, मम्मी ने क्या हुआ, सब पता है मुझे। मुझसे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता है। मैं उस पूरी स्टोरी से आ रहा हूँ, उसमें भी मैं जज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा जजमेंट तो है ही, बेसिक ह्यूमन जजमेंट तो मैं कर ही रहा हूँ कि आप ये जो बोल रहे हो ये तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। और वो देखते हुए उस दिन उनको देखते हुए, और बाय डिफ़ॉल्ट अब हमारा ऐसा कल्चर है कि हम सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं। हमें पता रहता है कि कौन क्या है। हमने जितने भी लोगों की मैंने वेडिंग शूट की, मैं सबको जानता हूँ आज के टाइम पे। 80% ऑफ द पीपल कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरह से लिंक्ड है, एंड मैंने किसी को कुछ नहीं देखा है। और सम हाउ सबसे स्केरी पार्ट है कि वो खुश वाली एक्टिंग करना सीख गए। उनको वो पता चल गया है कि कैसे दूर से खुश दिखना है। मतलब अगेन मैं सामने से नहीं बोल सकता कि आप अनहैप्पी, आप मुझको सामने से बोल दोगे नहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ, आप उनसे बहस नहीं कर सकता। और इसमें मेरा कोई वो नहीं। बट एक्चुअली कैमरा वो सच देख लेता है, दैट्स आल्सो पता नहीं। आई थिंक मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, एंड उसके बाद मैंने बहुत क्लोजली बिहेवियर रीड्स करना सीख लिए। Was there anything else that was very that? हाँ, मतलब बहुत बार मैंने कुछ ऐसे वेडिंग शूट्स किए जहाँ पेरेंट्स बहुत ही श्योर है कि उनका बच्चा ठीक नहीं है, और हम इसको एज प्रॉब्लम दे रहे हैं कि जाओ डील करो। और इवन वो भी श्योर नहीं, उनको लग रहा है कि सब, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि आपको इतना सब पता होते हो आप ये क्यों करते हो। मेरी प्रॉब्लम इस बात से, आप लोगों को क्या लग रहा है कि वहाँ जाके कुछ हो जाएगा, या आप अपनी प्रॉब्लम कहीं डाल दे रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब आपको पता है कि वो चड्डी नहीं साफ कर सकता अपनी। बेसिक इतने गधे लड़के, क्या बोलूँ, मतलब डम से भी डम जो कैटेगरी होती है वैसे लड़के। लड़कियां स्मार्ट, क्योंकि उनको बचपन से पता है क्या होने वाला है। सो दे हैव डेवलप्ड स्मार्टनेस कि भाई जब फंसेंगे तो सर्वाइवल पे क्या करना है, कब स्विच करना है, क्या पर्सनैलिटीज रखनी है। लड़के ओवर कॉन्फिडेंस में क्लूलेस हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बट पैसा है लड़कों के पास। पैसे वाले एक कैटेगरी थी, जिनके पास नहीं था उनके पास कुछ और था कंफ्यूज होने के लिए लाइफ में, बट यूजलेस। मतलब मुझे डाउट हो गया था अपने ऊपर, मुझे बहुत काम करना पड़ा एज। बट और किससे बताओ, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है तुम पे। तो फॉर एग्जांपल एक वेडिंग थी जिसमें लड़के के फादर आए, और मैं इंटरव्यू ले रहा था, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में भी कुछ इंटरव्यूज बड़े फॉर्मल होते थे, ऐसा बैठा के हाय अंकल, हाय आंटी, इसको बताइए कैसा लग रहा है कि इसकी शादी हो रही है, ये फॉर्मेट के बाद कभी कभी आप दोस्त बन जाते थे। अंकल चिल करते थे, मेरे साथ एक विस्की पिएगा, अच्छा मेरे साथ एक ड्रिंक करना, अच्छा रात को हम लोग बैठेंगे। तो ये सब भी एक हम वो बॉन्ड बना लेते। एंड देन फिर मैं कैमरा ले लेके कभी भी उनको शूट कर रहा हूँ। वो अंकल सूट पहन रहे हैं, हमने कहा कैसा लग रहा है आपको, हाउ इज द फीलिंग, हाउ इज द वाइफ गेटिंग रेडी फॉर योर सन्स मैरिज। यार वो गधा है, आई एम स्टिल गेटिंग पैनिक्ड। मुझे डर लग रहा है कि वो कैसे मैनेज करेगा, उससे कुछ काम नहीं होता है। और वो इमोशनली इतना मैच्योर है, इतना ये है वो, इतना उन्होंने ऐसा एक पूरा मोनोलॉग दिया कि वो कितना मेंटली डिस्टर्ब्ड है। कह रहा आई एम सो अनश्योर
कि यार मुझे इतना डर लग रहा है कि जाके कुछ ऐसा ना कर दे वैसा ना कर दे, तो इसको तो मैं ही नहीं मैनेज कर पाता हूँ, ये क्या करेगा। एंड सही बोला था, मैं तो रीड कर ही पा रहा था बट मुझे उनके मुंह से सुनाई दे गया। एंड मम्मी इज लाइक, सही बोला था, एज इन कुछ फ्यूचर में हुआ जिसकी वजह से जो मतलब ही वाज वेरी एक्यूरेट, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बोली थी अपने लड़के के बारे में एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम्स हुई। और मेरे ख्याल से सब रीड कर पा रहे होते, सब अवॉइड कर रहे होते, बिकॉज सब यही सोचते हैं शायद फ्लो में चलते रहते हैं। नहीं, सबको वो काम करना है, दे फील कि हाँ अगर हम ये नहीं कर पाए तो फेलियर है। वो ये नहीं सोच पा रहे कि इमोशनली डैमेज करना भी कोई फेलियर होता है, उनको वो अचीव करना एंड देन हमारा काम हो गया। बहुत बड़ा कंपल्शन है मैरिज। कंपल्शन है, कंपल्शन से ज़्यादा एक सर्टेन फॉर्मेट से उसको अचीव करना कंपल्शन है। जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स आई फील लाइक अ फेलियर बिकॉज आई एम नॉट मैरिड एंड बिकॉज जिस तरीके से मुझे करना था, सोसाइटी जो मुझे बोलती है, मेरे घर वाले नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता घर में, बट सोसाइटी जिस तरीके से मेरे सक्सेस को मेजर करती है एज अ वुमन, आई फील लाइक अ फेलियर समटाइम्स। आई फील लाइक आई हैव नॉट अचीव्ड द बेयर मिनिमम ऑफ फाइंडिंग अ मैन हु आई कैन लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो कि ऐसे सोचने जाओ तो लगता है कि हाँ यार ये तो बेयर मिनिमम है, सबने तो किया है। मतलब मेरे सारे बैचमेट्स ने ऑल ओवर, ग्रेजुएशन, स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप में ही कोई प्रॉब्लम है, या आप बहुत चूजी हो, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो। जैसे यू आर टेलिंग मी राइट नाउ, शायद मैं भी बहुत ज़्यादा बारीकियों से चीज़ों को सोचती हूँ, और बारीकियों से सोचने के बाद आप शादी नहीं कर सकते, शायद बहुत आसानी से नहीं कर सकते अनलेस आपको वो वाइब मैच मिले। बट दिस इज़ द ट्रेजेडी आई थिंक ऑफ सोसाइटी टुडे, कि आपको लगता है कि अगर आपने इस टर्मिनोलॉजी से या इस प्रोसेस से शादी नहीं की तो आप एक फेलियर हो, जो कि हम दोनों को आज लगता है। बट देन व्हेन यू लुक एट द ट्रूथ ऑन द अदर साइड, where people are suppressing parts of themselves, suppressing their own freedom, their own emotions, their own wants, needs, and a guy who cannot wash his own clothes, I don't think क्लोथ वॉशिंग एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है। मैं हाँ मतलब that just being self aware, just being like सेल्फ अवेयर, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब बस खाना खा लेते हैं अपने हाथ से खुद। कई तो वो भी नहीं करते हैं, पानी का ग्लास भी नहीं उठाते हैं, those kind of people also। बहुत ही मतलब पानी का ग्लास उठा के रखते भी नहीं है। हाँ, एंड देन दैट थिंग इज कि जस्ट बिकॉज औरतें अब काम करने लगी है तो तुम अब ये बोलोगे कि तुम ये नहीं कर सकते। लाइक आई सीन दैट इन एक्सटेंडेड फैमिलीज, आई सीन दैट अराउंड मी। सो यू आर सेइंग दैट द ब्राइड्स बेसिकली आर लिबरेटेड, आर लिबरल, आर व्हाटएवर, आर वेरी फॉरवर्ड, आर एजुकेटेड, लेकिन जैसे ही वो जोड़ा पहनती हैं वो स्विच हो जाता है। हाँ, एंड उन्हें वो अपनी नियति है वो पता है, उनको पता है, दे आर वेरी स्मार्ट। सो इस पूरे ड्यूरेशन में मेरे हमारी कंपनी का नाम था सब मोह माया है। I remember, yeah. और बहुत बार ऐसा लोगों ने बोला कि क्या नाम रखना, क्या नाम रखना। एक टाइम आता है जब आपको अपनी कंपनी का नाम रखना होता है, एंड आई चोज सब मोह माया है। और बहुत मजाक उड़ाते थे लोग, इसका बहुत फन होता था, हम लोग पॉपुलर थे इस नाम से। बताए क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार मैं जो पाथ चूज कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, ये तो मुझे भी कुछ चीज़ें अपने हाथ से छोड़ देनी है, बिकॉज ये तो गलत ही है। और मैंने उस टाइम पे गाना लिखा था, तो मैं रोज़ जब भी कभी वेडिंग शूट करा था, लौटते हुए वही गाना गाता हुआ आता था। तो मैंने शायद उतना नहीं सोचा उस टाइम, बट अभी इस पॉडकास्ट के ड्यूरेशन में मैं सोच रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी देखो यही चीज़ लिखी थी कि दुल्हन का जोड़ा नहीं, ये भूत का लिबास है, और घोड़ी पे बैठे गधे का टाइम भी खराब है। तो मतलब तब तक शायद मैंने इतना फिगर आउट नहीं किया था, बट उधर भी मैंने स्मार्टनेस वाला एंगल उधर डाला और गधे वाला एंगल इधर डाला है। तो बट आई रिमेंबर जब तूने मुझे नाम बताया था, मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि रोहित को कुछ समझ आ गया लाइफ के बारे में। एंड वो हमारी बात नहीं हुई थी उस टाइम पे, बट आई फेल्ट लाइक दिस नेम इज अ रिफ्लेक्शन। आई फील नेम्स आर अ रिफ्लेक्शन। मैं बहुत डीपली सोचती हूँ नामों के बारे में, 100%। क्योंकि खुद का नाम ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं बहुत डीपली ज़्यादा सोचती हूँ कि कुछ होना चाहिए मतलब, या कुछ पर्सपेक्टिव होना चाहिए, मतलब नहीं तो भी। एंड मुझे जेन्युइनली लगा था कि सब मोह माया है, मतलब रोहित को कुछ ऐसा समझ आया लाइफ में जो बहुत आसानी से नहीं समझ आता है। बट रोहित, व्हाट हैपेंड आफ्टर? सो दीज आर सम इंसिडेंट्स जो हुए, बट फिर हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू एज एन इंडिपेंडेंट क्रिएटिव, एज एन आर्टिस्ट? एंड क्या रही वो जर्नी, या क्या रहा वो सैलाब बेसिकली? सो बेसिकली जब हम मैं पूरा टाइम एक बहुत कॉन्फिडेंट चाइल्ड हूँ। मुझे अपने आर्ट पे, अपने माइंडसेट पे, जो भी मैं करता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं कभी ऐसा
ऐसे स्टेज में नहीं था जहाँ मुझे समझ नहीं आता है क्या हो रहा है मेरे साथ या छुप के जीना पड़ता। मैं स्टेज पे परफॉर्म करता आया और मैं बहुत ऐसा ओपनली अपना आर्ट, भले ही बोलने बात करने में मैं सेलेक्टिव हूँ, बट मैं ऐसा पूरा फुल एक अच्छा कॉन्फिडेंट बच्चा हूँ जिसके लिए सडनली, और मैं मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। मेरे मम्मी पापा ने ऐसा बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग की जहाँ मैं अच्छी चीज़ें देखता हूँ, बुरे इंसान में भी अच्छा ही ढूंढ लेता हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें देख के अच्छे से बड़ा हुआ हूँ। कोई रिग्रेट नहीं, कोई ख़राब स्टोरी नहीं पूरी लाइफ में, ना लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, ना मैंने कभी होपफुली नहीं किया। और इस पूरे इंसिडेंसेस के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं कंटिन्यूसली बुरी बातें बोलने लग गया, बुरा ही बोलता रहता था। मेरे आसपास जो रहेगा किसी के बारे में बुरा ही सुनता रहेगा। एज अ पर्सन मैं सिर्फ बुरी बातें करता था, बुरा सोचता था, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था, मैं ठीक से बात नहीं करता था, मुझे कोई पसंद आना बंद हो गया। मैं हर किसी की बुराई करता था, लड़कियों की तो मैं इतनी बुराई करता था कि उसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। मतलब मैं उन लोगों में से हो गया था जो बेच रहा था है ख्याल कि ये ख़राब है, ये भी ख़राब है, इससे दूर रहना, उससे दूर रहना। मेरे आसपास अगर कोई दो लोग रिलेशनशिप में, तो मैं ही वो इंसान हूँ जो कहेगा भाई निकल ले भाई, पागल है, ये वो है। मतलब मैं वो हूँ जो सिनिकल हो गए थे basically। हाँ, बहुत ख़राब। मतलब क्योंकि मैं इतना पैनिक कर गया था, मैंने देख लिया था। और एक तो मैं शूट तो कर ही रहा था, मैं एक एक महीना एडिट भी करता था। एडिट करते टाइम हेडफोन लगा के आप साउंड सुन रहे हो कंटिन्यूसली, आप पंडित के मंत्र सुन रहे हो, उनके अगल बगल क्या चल रहा है वो सुन रहे हो, 6-6 घंटे के घर में संगीत में क्या क्या बोल दिया उन्होंने, सब सुना है मैंने ईच एंड एवरीथिंग सुनी है। और ऐसा नहीं है कि आप वो कोई ख़राब बातें बोल रहे हैं, उनका जो बेसिक टोन है ऑफ कम्युनिकेशन वो ही ख़राब है। वहीं आप किसी को डैमेज कर दो, वो तो शायद रह गए उस बबल में तो उनको नहीं पता चल रहा है। मैं तो भाई बहुत एक्सट्रीम डैमेज हो गया था। एंड ये मेंटली हुआ, फिजिकली मेंटली क्या हुआ। कोई हुआ? अब जब आई थिंक आप, पहली बात तो ना, जब आप मेंटली डैमेज हो रहे होते हो तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो फर्स्ट राउंड मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पीपल अराउंड मी आर हैप्पी। वो पैसा 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 बोल रहे हैं, अरे वेडिंग करता है पैसा कमाता होगा, वेडिंग करता है पैसा तो कमाता होगा। मेरे सारे दोस्त एक ही टोन में मुझसे इंट्रोड्यूस करते थे, ये रोहित है वेडिंग में बहुत पैसा कमाता है सब। और मतलब सब लोग वेडिंग पैसा और इस तरीके के वर्ड्स में बात करते थे। कभी किसी ने आज तक इसका पैशन है, ये इसका। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा मैं एक ख़राब स्टेट में आ गया हूँ अब, क्योंकि जब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा है कि भाई कोई मारो पीटो, कोई वायलेंस दिखाओ। आज के टाइम पे जब तक आपका एक्सट्रीम प्रॉब्लम ना हो, आप सटल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हो, जो डिटेल्स में आपके साथ हो रही है, गैस लाइटिंग हो गया, कुछ हो गया, आप ऐसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम, मारा तुम्हें कुछ हुआ, तब तक आप नहीं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हो। आप ये नहीं मानते हो कि बिहेवियर में प्रॉब्लम है, किस तरीके से इमोशंस को एक्सेप्ट किया जाता है उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं वो सारी प्रॉब्लम्स में फंस गया जहाँ आप शायद इतने ऊपर से ऐसा कम्युनिटी नहीं बनाया था मैंने जो बात कर सके। लोग सब ऐसे वाले हैं जो दूर से अप्रिशिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक करते हैं, फेसबुक पे कमेंट करते हैं और सामने से भी मेरे टैलेंट की तारीफ़ करते हैं। बट ऐसा कभी कोई हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कैसा फील हो रहा है, ठीक हो तुम पिछले कुछ दिनों से सोए नहीं हो, खाया नहीं है, ठीक है सब। ऐसा कोई नहीं पूछता था, तो ऐसे आंसर्स भी नहीं दे पाया मैं। आपके मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं पूछता। 12 साल से मैं घर से दूर हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि कोई मुझे इतना डिटेल में देख पा रहा है। नहीं, वो तो बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश हैं कि भाई चलो सेटल हो गया। और मैं कंटिन्यूसली, मेरी हेल्थ ख़राब होती जा रही, मैं हर थोड़े दिन पे बीमार पड़ रहा हूँ। तो मेरा खाना ख़राब हो गया, मैं बहुत ही अगली दिखने लग गया। मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरी आईसाइट वीक हो गई, मेरा पूरा बॉडी के सारे ऑर्गन्स कुछ ना कुछ ख़राब हो गए। मतलब मैं इतनी बार हॉस्पिटल में इतने सीरियस चीज़ों के लिए गया हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता था भगवान क्या, मतलब ख़त्म करो यार ये। वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सबसे रिस्की चीज़ कि मैं फिगर आउट भी बेसिकली यू वर लिविंग आउट ऑफ अलाइनमेंट विद व्हाट यू वांटेड टू डू, या फिर जो करना था और जो हो रहा है उसका इफेक्ट बहुत एडवर्स। और जो लोग एक टाइम पे मुझे बहुत पसंद करते थे, वो लोग अब मेरे से भागते थे। मतलब जिन लोगों के अराउंड में वर्ल्ड बनाना चाहता था, वो लोग अब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो मुझे लगा अच्छा दूर से मेरे को सब चढ़ा रहे हो, आपको मैं अब अच्छा नहीं लग रहा हूँ। मतलब अब आप मेरे साथ उठना बैठना नहीं चाह रहे हो, मेरे साथ आप कोई कॉन्वर्सेशन को इंटेलेक्चुअल नहीं कह रहे हो, आप मेरी किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ना सबका ये जो चढ़ाया ना,
इस सब में मैंने अपना सब डैमेज कर लिया। और आपका वो एक इंटरनल चार्म होता है जिससे आप सर्वाइव करते हो, सबका अपना होता है। तुम उस चार्म की वजह से अक्ता हो, मैं उस चार्म की वजह से रोहित हूँ। वो चार्म नहीं खोना चाहिए, चाहे लाइफ का कोई फेज आ जाए। मैंने वो चार्म खो दिया था। अब मैं रोहित श्रीवास्तव नहीं था, अब मैं कोई भी सेकंड पर्सन हूँ। जिसके पास अच्छा कैमरा है मैं वो रोहित हूँ, जिसके पास पोर्टफोलियो है मैं वो रोहित हूँ, जिसके पास कुछ भी है मैं वो हूँ। अब मेरे पास मेरा कुछ नहीं। तो बेसिकली आई ऑल्सो रिमेंबर कि इतने साल में अगर वो एक पीरियड होगा जहाँ पे हमारी वे फ्रेंडशिप में एक ब्लैक होल टाइप्स, जहाँ पे मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और शायद तुम्हें नहीं पता कि तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की होगी उस टाइम पे, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। आई थिंक वही एक पीरियड था जहाँ पे सडनली आई डोंट नो एंड देन कोविड हो गया एंड देन एवरीबडी वॉज अवे एंड देन आई थिंक आफ्टर कोविड इज व्हेन आई मेट यू एंड suddenly you were a different person and you were talking a very different language and you were highly spiritual in how you looked at life and I think वो चीज़, वो बदलाव जो मैंने एक कॉलेज के टाइम पे एंड देन सडनली आई एम सीइंग यू मेनी ईयर्स लेटर, बीच में शायद कुछ काम भी नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली कोविड था, ये था, यू वर डूइंग वेडिंग्स एंड आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। वो ग्रोथ भी आई थिंक इसी वजह से हुई। सो मे बी समवेयर वो एक ट्रिगर था बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि वो उस रास्ते से गुजरना था एंड उस रास्ते से बिना गुजरे ये रोहित श्रीवास्तव इमर्ज नहीं होता, राइट? सो आई थिंक समवेयर देयर शुड बी ग्रेटफुलनेस आल्सो फॉर व्हाट यू सॉ। बहुत ग्रेटफुल। मुझे भी लगता है कि मैं डैमेज्ड हूँ इससे, बट मैं जो आज हूँ वो भी इसी की वजह से। तो मैं इसको अगर पास्ट में जाके कभी डिलीट नहीं करूँगा। करेक्ट, मैं इसको यूटिलाइज करूँगा इन अ गुड वे। राइट। 4 दिन की जिंदगी फिर काली रात है, किसी से न कर सको ये ऐसी बात है। ये दुल्हन का जोड़ा नहीं, ये भूत का लिबास है। घोड़ी पे बैठे गधे का टाइम भी खराब है। ये सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मोह माया है। रोहित के अनरिलीज सॉन्ग का एक छोटा सा, ये मेरी लाइफ है। लाइफ है, वन स्टोरी है एंड एक अनरिलीज्ड गाना है। दिस इज अ सॉन्ग ऑलरेडी सेटअप। आई थिंक मैं एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ। मतलब ये मेरी लाइफ है, मतलब मैं यही धुन से सरवाइव किया हूँ। ऐसे ही गाता हुआ जाता था, ऐसे ही गाता हुआ आता था। बट रोहित, टेल मी समथिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग्स दूर से बहुत ग्लैमरस दिखती हैं। एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ गेस्ट क्या दिखता है पास जाके? वेडिंग मतलब एक तरफ तो जो मैंने सब बोला कि जो मैं देख रहा था और जिन चीज़ों का मुझे इम्पैक्ट पड़ा था इमोशनली, मेंटली एंड एज सोसाइटी, वो एक अलग टॉपिक, अलग वर्ल्ड है। वो मेरा बहुत इंडिविजुअल पर्सनल है। और जो वेडिंग फिल्म एंड फोटोग्राफी का शूटिंग वाला पार्ट है वो एक ऑल टुगेदर अलग वर्ल्ड है। और इट्स नॉट ईजी। मतलब कुछ लोग बहुत अमेजिंग तरीके से कर रहे हैं, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। बट मैं तो जिस बैकग्राउंड से आया था दैट वाज प्योर ब्रीड फिल्म मेकर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। हमें फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री एंड प्रॉपर स्टाइल था। इसका कोई आइडिया नहीं था। जस्ट बिकॉज वी नो द टूल्स हम निकल गए करने, बिकॉज हमें पता था कि ऐसा शूट ऐसे करते हैं, एडिट ऐसे करते हैं, साउंड, म्यूजिक, बेसिक्स। बट इसके साथ एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ शूटिंग कल्चर आता है जो कि ईजी नहीं है और बहुत मेंटली एंड फिजिकली डैमेजिंग है। एंड समहाउ हमने उसको ओके कर दिया है। कहीं तो किसी ने ओके कर दिया है, हाँ ऐसे ही होता है। मतलब नॉट जस्ट डेस्टिनेशन, किसी भी तरीके का वेडिंग शूट, मतलब खाना खराब, आप मतलब वंस इन अ वाइल अच्छा खाना खा रहे हो और पहली बात है दूर से लोगों को लग रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, अच्छा खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सर्टेन काइंड ऑफ एलीट लोग जो अच्छी वेडिंग शूट कर रहे हैं, शायद उनमें भी जो कुछ लोगों को ये आई थिंक फैसिलिटी मिल रही होगी। आई थिंक उनका भी स्केड्यूल तो काफी ऊपर नीचे होता ही है। मतलब स्केड्यूल, एक तो इंडियन वेडिंग्स का खुद का कोई स्केड्यूल नहीं है। बहुत ही हैफर्ड है। जैसे मेरा एक छोटा सा, आज मैं एक बात बोलूँगी, बहुत लोगों को नहीं पता है बट मैंने थोड़ा सा वेडिंग फोटोग्राफी, रिमेंबर कुछ था, हाँ वेडिंग वीडियोग्राफी सिमिलर टू यू, पैसे चाहिए थे एंड NID के आसपास ही, बिकॉज आपके सपने हैं, बिकॉज आपको जॉब नहीं करनी है। तो क्योंकि अब मैंने कोर्स कर लिया जिसमें डायरेक्शन है, जिसमें कैमरा भी थोड़ा बहुत सीखा है, बट रोहित नोज दिस एंड आई थिंक द वर्ल्ड ऑल्सो नाउ नोज दिस कि मेरा प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक का कोई नाता नहीं है। प्री में जितनी चीज़ें हैं वो मैं सारी कर लेती हूँ, बट मैंने ऐसे फेक इट टिल यू मेक इट वाला वो आजमाया
और एक बार एक लोकल फोटोग्राफर थे जोधपुर में, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, दे सेड कि अरे आप आ जाइए, एक वेडिंग शूट करनी है। तो हम लोग, तो उनको भी एक्सपैंड करना था इन द सेंस कि राजस्थान में एक हल्का सा पर्दा वाला चीज़ है कि आदमी औरत के तैयार होने वाले शूट्स नहीं कर सकते। तो दे सेड कि हमको एक फीमेल फोटोग्राफर की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ चलिए। तो वो जैसलमेर के पास मुझे किसी गांव में लेके गए। मैं पूरे दिन वेट करती रही कि दुल्हन से मिलूंगी, और ये पीक गर्मी में है। मुझे राजस्थान की गर्मी इतनी नापसंद है कि मैं वहाँ वो छोड़ के आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना वहाँ पे। मुझे बॉम्बे की गर्मी, चेन्नई की गर्मी, ये सब आई कैन हैंडल इट, क्योंकि थोड़ी सी चिपचिप वाली गर्मी होती है। वहाँ पे बहुत ड्राई गर्मी होती है। आई थिंक मई या जून की शादी थी। मुझे हम लोग जल्दी निकले थे, 4-5 बजे सुबह। हम पहुँचे कुछ 8:30-9 बजे से लेके। मुझे एक कमरे में रखा गया अपने कैमरा के साथ, और ये गांव है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, लैंग्वेज भी डिफरेंट है। ये वो मारवाड़ी भी नहीं है जो जोधपुर की मारवाड़ी होती है, तो वो कुछ अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं। एंड मैंने कहा दुल्हन से मिलवा दो, दुल्हन से मिलवा दो, दुल्हन से मिलवा दो। आई एम नॉट किडिंग, 7 या 7:30 बज चुकी है। कोई आइडिया नहीं है कि रिचुअल शुरू होंगे नहीं होंगे। एंड आई एम लाइक, शादी हो भी रही है नहीं, और कोई सच नहीं बता रहा है कि शादी हो रही है, लड़की भाग गई है। आई डोंट नो क्या हुआ। आई थिंक कुछ नहीं खाया मैंने दिन भर से। कुछ तो खाना बना था उनके घर में जो उन्होंने भिजवा दिया, जो कि शादी वाला खाना, जो जैसे कि यू आर सेइंग, वो दूर से ग्लैमरस रखता है जब आपको एक बार खाना होता है। जब आपको दिन में 3 बार वही खाना खाना है जिसमें इतना घी तेल डला है, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। 7:30-8 बजे उन्होंने बोला पैकअप, कल आएंगे वापस। मैंने बोला मैं नहीं आ रही कल वापस। तो ये छोटा सा मेरा जो स्टिंट था, आई थिंक मैं 2 बजे रात को वापस घर पहुंची हूँ, एक आदमियों से भरी हुई गाड़ी में। जिसमें मेरी माँ ने बोला क्या प्लान है तेरी लाइफ का? आई सेड वेडिंग फोटोग्राफी तो नहीं करनी है। So, ये छोटा सा एक इंसिडेंट था। और एक दूसरा छोटा इंसिडेंट ये है कि एक दोस्त की बहन की शादी मैंने शूट करी, उसका प्री वेडिंग किया मैंने मेहरानगढ़ ले जाके। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या लेंसेज यूज करने हैं, क्या करना है, बट आई स्टिल डिड समथिंग। एंड देन इन द इवनिंग वाज हर संगीत या व्हाटएवर इट वाज समथिंग, एंड आई वाज सपोज्ड टू शूट कैंडिड और उन्हीं की पिक्चर्स, एंड ऐसे ही टाइम पास मैंने ऑफर किया था। मुझे रियलाइज होता है ड्यूरिंग दैट इवेंट कि मैंने वो पेन ड्राइव खो दी है जिसमें मैंने उसका प्री वेडिंग लिया था। बट आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट, बट द मैरिज डिडंट लास्ट, so very sorry about that. I'm not laughing on the match, I'm really sorry if my friends are watching, but I think somewhere वो नहीं होना था। तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें बहुत होती है। बट रोहित, ऐसे कोई किस्से हैं जो साउंड के, कहीं साउंड नहीं लिया, कहीं कुछ फनी चीज़ें भी जो वेडिंग फिल्म मेकिंग में यू हैव एक्सपीरियंस लाइक मी? मेरा तो करियर ख़त्म हो गया वहीं शुरू होके, बट सिंस यू हैव डन सो मेनी वेडिंग्स, इज देयर समथिंग दैट इज़ एक्साइटिंग? बहुत सारी हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ ये सारे टेक्निकल इश्यूज रहते थे, बट समहाउ मतलब हम इतने ट्रेन हो गए थे, हमें पता था इसका बैकअप सोल्यूशन कैसे निकालना। हमें ये भी पता था कि कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितनी नहीं देनी है, अपने पे कंट्रोल रखना है कि कितना अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको मिलनी चाहिए एज क्लाइंट एंड कस्टमर्स, सो दैट कि आपको कभी कभी आप बस इमोशनल होते हो, खो गया वर्ड सुन के आपको इरिटेट। अल्टीमेटली मुझे पता आप देखने नहीं वाले हो, देखने कोई नहीं वाला है, उनको पता है। तो आई थिंक वो स्मार्टली हमने इनिशियल कुछ टाइम में ही डेवलप कर लिया था। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड अपना बैकअप सब अच्छा किया था। हुए प्रॉब्लम्स ऐसी, बट निकल गए। बट जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि जहाँ पे कि ये दूर से कैसा दिखता है, यहाँ पे आपकी नींद खराब हो जाती है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, आपकी जो आपका शूटिंग स्टाइल है, जब आपकी फिल्म मेकिंग खराब हो जाएगी। बिकॉज टेक्निकली ये डिज़ाइन नहीं है इस तरीके से शूट करने के लिए। बिकॉज पहली चीज़, आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हो वो ऑल्टर नहीं किया जा सकता। आप किसी की लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, और जब लाइफ ऑल्टर की जा सकती है, मोमेंट्स ऑल्टर किए जा सकते हैं और उसका एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और प्रोडक्ट का प्रीसेट बनाया जा सकता है, तो मतलब आप कॉन्सेप्ट पे ही फेल हो गए। मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ और मैंने भी उसको उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए स्किल सीखी थी। मुझे पता था क्या करने से आप अच्छे लगेंगे, क्या करने से आपका मोमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो मोमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो मैं वो मोमेंट उस प्रोडक्ट में रखने के लिए बना रहा हूँ। जो कि आई थिंक मुझे अब ऐसा लगता है सेलिब्रिटी वेडिंग्स में वो टेम्पलेट हो गई है, वो टेम्पलेटाइज हो गया है, सब जगह टेम्पलेटाइज है, बिकॉज वो एक प्रोडक्ट है।
प्रॉब्लम ये है कि आप और मैं बैठ के एक मोमेंट जीने वाले थे, आपने उस मोमेंट को प्लान कर लिया। आप फेक हो, 100% फेक हो। इंडियन वेडिंग सिस्टम करंट फेक है। आप होने वाली चीज़ कैसे प्लान कर रहे हो? आप खाली उसकी सेटिंग प्लान कर सकते हो। आप एक जगह प्लान कर सकते हो कि हम यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। आप उसके बाद की चीज़ें जैसे जैसे प्लान कर रहे हैं ना, वैसे वैसे आप उसका कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। और अब आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। और जब आपकी लाइफ एक प्रोडक्ट बन गई है तो मतलब आपने एज कॉन्सेप्ट आप फेल हो गए। आप जाओ पीछे जाओ और देखो कि आपने क्या किया है, आपको कोई आइडिया नहीं है। मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ, मैंने भी लोगों को हेल्प किया वो प्रोडक्ट बनाने में, मैंने उससे पैसे लिए, मेरी लाइफ चली, तो मैं उसको ऐसे बुरा नहीं कह सकता। बट वो मेरे पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और वो आप लोग पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने अपनी लाइफ को प्रोडक्ट बना दिया। And also one more thing you said कि just the fact that sleep and everything gets disturbed. I remember उस दौरान we also didn't meet much because you're always in and out. कोई नहीं मिलता। Exactly. तो मैं तो दोस्त हूँ, but if you have like family and if you're seeing somebody, if whatever, it becomes so difficult. Also another thing, किसी ने भी अगर equipments के साथ travel किया है इस country में, उसे पता होगा वो पेन जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज अभी ये पूरा फियास्को हुआ है रिसेंटली इंडिगो का, बट इवन अदरवाइज टू ट्रैवल विद इक्विपमेंट्स। मतलब हम लोग 50-50 किलो मतलब केजीज Exactly. में हम पूरे दिन पूरी रात ऐसा, मतलब मेरे स्पॉन्डिलाइटिस भी है, सर्वाइकल भी है। क्या वो डिजीज़ नहीं है इंटरनल आउटसाइड जो मुझे ना हो? मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और कोई और डायमेंशंस होते हैं अगर एक ह्यूमन बॉडी में, वो सब डैमेज एंड स्पिरिचुअली तो आई थिंक वो हो ही रहा है। मतलब वो तो डैमेज है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं एंड आई रिस्पेक्ट कि ये बहुत बूमिंग प्रोफेशन है, इसने इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी अच्छा एज एन बूस्ट दिया है। बट मुझे नहीं लगता, मतलब सॉरी बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टॉक्सिक कोई भी और प्रोफेशन है। आई थिंक इट टेक्स मी बैक टू समथिंग दैट आई लर्नड इन आईडी, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि पहली चीज़ किसी एक लेक्चर में, यू ऑल्सो मस्ट हैव बीन इन दैट लेक्चर, चोंग हैड सेड कि व्हाई आर यू बिगिनिंग, राइट, व्हाई आर यू डूइंग दिस। सो आई थिंक वो व्हाई, क्योंकि हमारी एजुकेशन वैसी रही है कि वो व्हाई पूछते रहना, आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू कांट फाइंड योर ओन वाइज आंसर। जैसे जब तक इट वाज मनी फॉर यू एंड इट वाज दैट पुश, एंड मेरे लिए भी जैसे वो जो भी मैंने अगर 10,000 भी कमाए किसी पे, वो 10,000 से मैं एक चीज़ कर पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, आई थिंक वो एनेबल कर रहा है मेरी जर्नी को। एंड आई थिंक टिल देयर इट इज़ जस्टिफाइड टू मी। आई डोंट थिंक आपको किसी को जस्टिफाई करना होता है, खुद को जस्टिफाई करना होता है। तो आई थिंक जब तक आपको वाई का आंसर मिल रहा है वो ठीक है, बट जिस दिन आपको वो वाई लगने लगा कि यार ये तो जस्टिफाइबल नहीं है, जितने भी पैसे कोई दे दे, तो वो पॉइंट क्या था रोहित फॉर यू वेयर इट वाज जस्ट द ब्रेकिंग पॉइंट कि अब नहीं? सो आई थिंक एक टाइम था जब मुझे समझ में आ गया था, बहुत क्लियरली समझ में आ गया था। मैंने अपने आसपास से लोग जाते हुए देख लिए थे, अपना जो मेरी एनआईडी की नॉलेज या ओवरऑल मेरी नॉलेज है, जो काम मैं ऐसे करता था वो मेरे से दूर हो गया। मैं आलसी हो गया, मेरी फिजिकल अपीयरेंस, मेरी एनर्जी सब खराब हो गई। तो मुझे आइडिया तो लग ही गया था। इनिशियल टाइम पे मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा था, फिर मैंने रियलाइज़ किया लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी चॉइस थी, मैंने खुद से किया है। और लकीली लाइफ में कोविड आया, एक ऐसा फेज जो एज एन ऐसे तो अच्छा नहीं गया बट मेरे लिए समहाउ अमेजिंग चला गया। मैं वो जो 6 मंथ्स के लिए अंदर बैठा और जो मैंने वो सारा इंटरनल सब देखना स्टार्ट किया अपने आप को, मैंने शीशे में अपनी आंखों में देख के बात करता था कि क्या किया मैंने, और उस ड्यूरेशन में मेरे से कैसे कैसे लोग बात करते थे। तो आई थिंक वो इतना जो टाइम मुझे मिला और उसमें जो एक ही आई थिंक सारे फियर्स ओवरकम हो गए थे। एक लास्ट था कि शायद मैं दोबारा से कैसे स्टार्ट करूँगा, इतना अमाउंट ऑफ पैसा, इनकम, ये सब मैं दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। मेरी एज ये हो गई है, मैं एक नए शहर में आया हूँ जिसको सर्वाइव करना अपने में सबसे चैलेंजिंग टास्क है। मुंबई सर्वाइव करना ईजी नहीं, मैं अहमदाबाद में रहता था तब तक। अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सिटी सर्वाइव करने के लिए, और मुंबई उसका जस्ट ऑपोजिट। तो मैं एक ऐसी सिटी में हूँ जहाँ पे एक तो कोविड सबसे ज़्यादा, जहाँ पे अब मेरा ऑफिस, मेरा रेंट्स, ये सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे कहने को भी दोस्त यार कुछ नहीं, रिलेटिव्स नहीं, और पीक प्रॉब्लम्स में मैं अपना करियर बंद करने जा रहा हूँ और फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बट आई थिंक सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे हेल्प की वो फूड मैंने सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट किया। वर्कआउट, ये सब चीज़ों ने शायद मुझको थोड़ा सा एज एन सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दिया कि नहीं, अलाइन हो गया हूँ मैं।
अब बस मुझे अपनी टीम के साथ एक राउंड ऑफ डिस्कशन करना था, जहाँ मैंने देखा कि मेरी टीम भी इस चीज़ को फील कर पा रही है, हम सब अलाइन हुए, हमने सब ने एक लीप ऑफ फेथ लिया कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इस बार ऑनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, इस बार झाड़ू पोछा लगाएंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, जो करेंगे वो प्राउडली बताएंगे। जैसे वेडिंग टाइम में मैं कुछ भी प्राउडली नहीं बता पाता था। आप मुझसे पूछो तुम क्या करते हो, तो मैं इधर उधर की बातें करता था, मैं कभी किसी को ऐसा प्राउडली नहीं बता पाता था मैं करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कभी प्राउडली नहीं बता पाया, कुछ कुछ बोल बोल के आपको मैं इम्प्रेस करूँगा। बट आई थिंक रोहित यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिसने रीस्टार्ट बहुत बार किया है अपनी लाइफ में, इन द सेंस दैट गलतियां करके या व्हाटएवर, गलती नहीं बोलूंगी मैं उसे, एक डायरेक्शन में गए, आपको रियलाइज हुआ एक पॉइंट के बाद। वो सेल्फ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों के डेकेड्स निकल जाते हैं उसी करियर में विदाउट रियलाइजिंग द डैमेज दैट दैट करियर इज डूइंग टू योर पर्सनल लाइफ, टू योर you know, even as an artist, what it is doing to you. And how did you kind of get to that point where you're like, यार अब मैं फिर से जीरो से शुरू करने को रेडी हूँ, वो भी in a city like Mumbai, and from there the journey till here where I'm seeing you, how did that happen? Like वो confidence कहाँ से आया? So of course diet change and workout, it really helps. Like बहुत simple sound करेगा ये, but I think ये बहुत basic changes हैं जो अगर आप अपनी life में कर लो आपकी energy बदल जाती है. बट वॉट एल्स, लाइक हाउ डिड यू रीस्टार्ट एंड से कि यार अब डायरेक्शन में जाना है? और एक और चीज़ है हमारी इंडस्ट्री में कि अगर आपने एक सर्टन टाइप का काम किया है, कि अगर मैंने एनिमेशन राइटिंग की है, आपको लोग सोचेंगे आप सिर्फ ये कर सकते हो। अब अगर मैंने फिक्शन लिखा है तो लोगों को लगेगा आप सिर्फ फिक्शन लिख सकते हो, आपको डॉक्यू का प्रोजेक्ट नहीं देंगे। और अगर अगेन इफ यू ओनली डन डॉक्यू एज अ राइटर ऑल्सो आई एम सेइंग, कोई आपको वो काम ही नहीं देगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो क्या है। सो देन what is your advice to younger people who are either shifting or who are starting from zero, and how did you kind of overcome that कि यार अब पोर्टफोलियो तो सारा वेडिंग का है, अब मैं कैसे पोर्टफोलियो लाऊं कि मैं एड शूट्स कर सकता हूँ या मैं एड्स डायरेक्ट कर सकता हूँ या मैं उसके आगे भी कुछ कर सकता हूँ, वो कैसे हुआ? आई थिंक मुझे मेरी मम्मी बहुत छोटे से एक इंटरेस्टिंग बात बोलती है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक टाइम पे आप मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर सब कुछ है, गुड बैड राइट और रॉन्ग, आपको सब पता है, आपके अंदर कितना टैलेंट है कितना नहीं, सारा पोटेंशियल आपको पता है। इस समय आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आपको पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपको पता है कल उठ के आप क्या करने जा सकते हो। ड्यू टू एनी रीज़न आप नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है, बट आज उस पॉइंट पे मैं अपने आप को सबसे पहले वहाँ तक लेके आ गया जहाँ मैं अपने आप से मिल गया। वो प्रोसेस फूड, मेडिटेशन, वर्कआउट, इन सारी गुड हैबिट्स से आई। सारा लिमिटेशंस लगाया, एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, कुछ वो ऐसी कोई चीज़ें जो दूसरों को प्लेजर दे रही है वो नहीं करनी, खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। बहुत पॉजिटिव वे में साइलेंटली किया, कभी ऐसा इसका कोई मैंने दिखा के नहीं किया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, चुपचाप कर लिया। और जिस मोमेंट पे आके मैं अपने आप से मिल गया, उस मोमेंट पे मुझको पता था कि है सब कुछ मेरे अंदर, कोई बहुत टास्क नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें वेडिंग्स के ड्यूरेशन में सीखी, मैंने बिजनेस करना सीखा है, पैसा कमाना सीखा है, कंपनी टैक्सेस, इनकम टैक्स, सारा कुछ सीख लिया जो शायद मैं कभी नहीं सीख पाता, बिकॉज मैं एक आर्ट कल्चर का बंदा हूँ, मुझे ये कमर्शियल फॉर्मेट ही नहीं पता था। अब बस मुझे ये सिटी अडेप्ट करनी है। और सेकंड चीज़, कोई बैकअप नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि प्लान भी नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप हमेशा दूसरे ऑप्शन पे ही जाने वाले हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एंड सो देन व्हाट डिड यू शो फॉर योर पोर्टफोलियो? बिकॉज़ अ पोर्टफोलियो तो सारा वेडिंग, मैंने वेडिंग डे जीरो वेबसाइट ऐसा पकड़ी, डिलीट की। कभी मैंने सोचा ही नहीं, हार्ड ड्राइव सीधा उड़ाई, डिलीट की। ऑप्शन देंगे तो दिखाएंगे, ऑप्शन ही खत्म कर दिया। कभी बाद में फ़ोन ही नहीं उठाया मैंने किसी का। आए रोज़ 1 साल तक अभी तक कॉल आते थे, मैं हेलो, मैं जानते ही नहीं मैं आपको कौन, सीधा फ़ोन उठाया, सॉरी बोला प्यार से, और कभी दोबारा कभी पीछे पलट के नहीं देखा। और पोर्टफोलियो के नाम पे हर एक शूट मेरा अगला पोर्टफोलियो होता था। लकीली मैं जब आया तो मेरे से पहले मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग थे जो स्लाइटली जा चुके थे फॉरवर्ड थोड़ा, तो किसी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट को मैंने अपनी सारा जितना सब वर्क एक्सपीरियंस नॉलेज है सब लगा के कर लिया। उससे मेरा पोर्टफोलियो डे बाय डे बना, मेरा कोई एक साथ पोर्टफोलियो नहीं बना है, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी बन रहा है। सो हर एक प्रोजेक्ट से पहले मेरा उसका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, कोई मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। तो आई थिंक मैंने जो अर्न किया है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन, मैं खुद से जाके जितना प्रेजेंट कर सकता हूँ कि कौन हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ, वो मैं कन्वे कर देता हूँ। एंड आई थिंक वो ट्रस्ट के बेसिस पे मैंने सारे काम किए।
और जब करता हूँ तो 100% करता हूँ, सो दैट कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए एंड सबको पता चल जाए कि ये यहाँ पे काम करने आया है, एंड विद गुड माइंडसेट। तो आई थिंक हर प्रोजेक्ट मेरा एक पोर्टफोलियो है, वो अभी भी बन रहा है वो, और पोर्टफोलियो हमेशा बनता रहेगा, और आपका पोर्टफोलियो की रेलेवेंसी ख़त्म होती रहेगी। आप 2 प्रोजेक्ट बाद आपका लास्ट प्रोजेक्ट इररेलेवेंट है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो बनते रहना चाहिए, पोर्टफोलियो कभी भी बनेगा नहीं। तो मेरे केस में मैंने एक प्रोजेक्ट किया, अगला प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट में इतना अवेयर रहता था कि उसके अंदर से सेकंड लूप होल ढूंढना होता था। अच्छा यहाँ पे ये शूट हो रहा है, अगर मैं इससे ये पूछ लूँ कि इसमें मैं म्यूज़िक भी कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकता हूँ, ओके, तो वो मेरा सेकंड लूप होल स्टार्ट हो गया। अच्छा उसमें पूछ सकता मैं इसमें क्या परफॉर्म भी कर लूँ, हाँ कर लो। तो मुझको पता मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अवेयर रहता हूँ सिचुएशन में कि अच्छा यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, और वो मैं कर लेता हूँ। दोस्तों के साथ बात करते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, पता नहीं कितना टाइम बीत गया बातें करते करते। एंड यार जनरली मेरे पास एक लाइफ की बड़ी मेजर सी एडवाइस होती है एट द एंड ऑफ इट, क्योंकि मुझे कोई एपिफनी हुई होती है इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू माई गेस्ट। लेकिन रोहित की वन स्टोरी, द फैक्ट दैट एक करियर इसने चुना बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, एंड उस करियर से जो एक ग्रोथ हुई, ग्रोथ भी हुई, बहुत सारी रियलिटीज़ ऑफ लाइफ भी पता चली, एक एरिया दैट ही डिड नॉट रियली एक्सप्लोर इन हिज लाइफ बिफोर, उसके बारे में पता चला। तो रोहित, हाउ डू वी कंक्लूड दिस एपिसोड यार, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। सो आई थिंक पहली बात तो लाइफ में कोई चीज़ का कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए। गुड डिजाइन इज नेवर फिनिश्ड इज व्हाट वी वर टॉट, यस। सब कुछ चलते रहना चाहिए, बिकॉज लाइफ का हर फेज इंपॉर्टेंट है, राइट। आप हमेशा एक किसी लाइफ के फेज को हीरो कह के बाकी सबको साइड लाइन कर देते हैं। या ये है, ये बेस्ट है। व्हाट आई आल्सो लर्नड इज कि जितना इंपॉर्टेंट प्यार में पढ़ना है, उसी उतना ही इंपॉर्टेंट प्यार से आउट भी होना है, तो दोनों फेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइक रोहित इज सेइंग दैट्स ट्रू, एवरी एक्सपीरियंस इज एडिंग समथिंग टू योर लाइफ। एंड आई थिंक समथिंग अबाउट फियर इज व्हाट आई लर्न टुडे, दैट डर तो हम सबको लग रहा है यार, सबकी फटी पड़ी है किसी ना किसी रीजन से। मतलब अगर रोहित वो आते हुए पैसे को रोक रहा है और सोच रहा है कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ रीस्टार्ट करूं, पूरा करियर रीस्टार्ट करूं, देयर इज ऑब्वियसली फियर इन दैट। आई एम स्टिल फियरफुल ऑफ द फैक्ट कि मैं क्या करने वाली हूँ एज एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर, राइटर, कहाँ से आएगा काम, राइट? फियर तो है ही। तो जब आप अपनी नई जिंदगी भी शुरू कर रहे हो किसी के साथ, वो फियर तो होने ही वाला है। बट आई थिंक फॉर मी द आंसर इज कि इज इट वर्थ दैट फियर, एंड फियर के आगे क्या है? सो आई फील बहुत बोलने में बहुत फिल्मी लाइन है, बट हम ना मैजिक से डरते हैं, हम मैजिक होने ही नहीं देते, और हम सारी चीज़ें चाहते हैं, इतना सेफ खेलते हैं, हम सब चाहते हैं सब प्लान कर लो, सब कुछ अपने हिसाब से होने दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी कर लो, लाइफ का मैजिक का कंपटीशन आप नहीं कर सकते। बट स्केरी है जब वो प्रॉब्लम हो रही होती है, वो फेस जा रहा होता है, तब आप बहुत इनसिक्योर, बहुत डाउट में होते हैं और बहुत लो फील करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट स्टिल मैं बस यही कहूँगा कि मैजिक होता है, एंड मैजिक होने देना चाहिए। एंड आई थिंक आपको लाइफ को ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने देना चाहिए, हर चीज़ नहीं प्लान करनी चाहिए। अगेन बोलने में बहुत फिल्मी है, बट मैजिक, सब कुछ मैजिक है, मैजिक होने देना चाहिए। एंड आई थिंक आई ऑल्सो जस्ट वांट टू से दिस बिकॉज बहुत जल्दी से कैंसिल हो जाता है सब कुछ ऑन द इंटरनेट। सो आई थिंक वी आर नॉट रियली पासिंग अ जजमेंट ऑन पीपल्स चॉइसेस एंड पीपल्स द फैक्ट दैट आपको शादी करनी है नहीं करनी है, वो आपका बहुत पर्सनल, आपको अरेंज करनी है, लव करनी है, आपको बच्चे करने नहीं करने, आई थिंक बहुत ही पर्सनल बातें हैं ये, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन सेटअप में उतनी पर्सनल रहती नहीं है, बहुत ही सार्वजनिक सामूहिक बातें हो जाती हैं, करेक्ट? कुछ हम में से लकी लोग हैं जो ऐसे अटके रहे हैं और अपना एंड वी बेयर द ब्रंट ऑफ इट। सो आई एम नॉट सेइंग दैट लाइफ इज सॉर्टेड फॉर अस, लाइक वी स्पोक अबाउट आवर फियर्स आल्सो, दैट मुझे लगता है मैं फेलियर हूँ बिकॉज मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाई हूँ जो एक टाइमलाइन के हिसाब से करनी होती है, राइट? सो इट्स नेवर, ऐसा नहीं है कि ग्रास इज ऑलवेज, ऐसा एक्चुअली है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट आई वुड से टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आई कीप सेइंग दिस, that if you think it is the right thing for you, go ahead and do it. Anyway it's going to get fucked up, and anyway you will fall and rise again. That's what I've learned from life. But वो नहीं रुकना चाहिए, जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, लाइफ नहीं रुकनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, and keep taking that risk यार, to do or not to do, to be or not to be, to marry or to not marry, both are equal risks. I hope the journey is worth it, and I think like Rohit's journey, the one inspiration for me today is that whatever your journey is, make the most of it.
he's making the most of it. I've seen that. I've seen his journey up close and personal, and I think I'm really, really happy, Rohit, that you came. Thank you so much for coming and sharing these beautiful insights, these life-altering things that have made you the person you are. I am so proud and happy to be your friend. Same here. Thank you so much. Please keep watching One Story with Akhtar Pawar. ऐसी और कहानियों के लिए. Yes. And probably I'll see you next time on the couch here. Bye. यार आई एम इम्प्रेस्ड. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए मुझे अभी सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आपने पूरा एपिसोड अच्छे से सुना और देखा है. एंड अगर ये कर ही लिया है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे एक क्लिक कर दीजिए. एंड अगर ये एपिसोड सुनते हुए आपको किसी की भी याद आई हो, या किसी दोस्त की आपको ऐसा लगा हो कि ये वन स्टोरी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होगी, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करो. और अगर ये दोनों काम कर रहे हो तो यार फिर तो सब्सक्राइब कर ही लो. वन स्टोरी विद अख्तर पवार. थैंक यू.